चैप्टर 31। तारा का विला। तारा मुंह फुलाए सोफे पर बैठी हुई थी। आहान उसके हाथ में पट्टी बांध रहा था। तारा के चेहरे पर दुनिया भर की नाराजगी थी। देवांश, राम, नीरज और रोशन उसके सामने वाले सोफे पर बैठे उसे देख रहे थे। आहान ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी और कहा, स्टार मैं आता हूँ। तारा ने सिर हिलाया तो आहान अपना फोन उठाकर बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ पल बाद देवांश ने कहा, आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए थैंक यू, पर आप गुस्सा क्यों है? तारा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, क्योंकि मुझे छोले भटूरे खाने थे। मेरे अनान ने बनाए भी है मेरे लिए छोले भटूरे, पर मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसके गुस्से से फूले हुए गाल देख और उसकी बात सुन चारों मुस्कुरा दिए। देवांश ने कहा, तो आप खा क्यों नहीं रही है? रुकिए जरा नीरज, रोशन जाइए इनके लिए इनके छोले भटूरे लेकर आइए। दोनों ने सिर हिलाया और उठकर खड़े हुए कि राम ने कहा, छोले भटूरे होते हैं? तुम भी क्या मिस तारा की तरह गलत बोलने लगे? तारा उन्हें घूरते हुए बोली, क्योंकि मेरी और इनकी मर्जी, हम कुछ भी बोले आप समझ गए न, तो बस बात खत्म। उसकी बात सुन राम चुप हो गए। नीरज ने पूछा, किचन कहाँ है? उसके पूछने पर तारा ने हाथ से किचन की तरफ इशारा किया। दोनों उसका इशारा समझकर किचन में चले गए और करीब 10 मिनट बाद दोनों वापस आए। नीरज के हाथ में छोले भटूरे थे और रोशन के हाथ में पानी। दोनों ने सब कुछ टेबल पर रखा और वापस अपनी जगह पर बैठ गए। तारा प्लेट देखते हुए बोली, आप लोगों को इतनी देरी क्यों लग गई? कहीं कुछ मिला तो नहीं दिया आप दोनों ने इसमें? रोशन मुस्कुराते हुए बोला, मिलाने में ही लेट हो गया मिस तारा। हाँ, क्या मिलाया आप दोनों ने इसमें? तारा ने झट से पूछा तो रोशन ने उसे बताया, छोले भटूरे सादे नहीं खाए जाते, आहान ने सब कुछ बना दिया था, पर छोले को सजाने में हमें वक्त लग गया। आप देखिए छोले के ऊपर क्या क्या डाला गया है। तारा ने उसकी बात पर छोले को देखा जो बहुत टेस्टी दिख रहा था। छोले के ऊपर दही, प्याज, धनिया पत्ती, लाल मिर्च पाउडर और भी कुछ चीजें डाली हुई थी, जिससे वो और ज्यादा टेस्टी दिख रहा था। उसे देख तारा के मुंह में पानी आने लगा था, पर उसने खाना स्टार्ट नहीं किया। राम ने उसे बैठे देखा तो कहा, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो पहले मैं एक स्पून खा लेता हूँ, फिर आप खा लेना। तारा आईब्रो उठाते हुए बोली, आप तो बहुत ओवर स्मार्ट हो अंकल, सीधे सीधे बोलो ना, आपके मुंह में भी पानी आने लगा है और आपको भी खाने का मन कर रहा है। तारा ने कहा तो सच ही था, राम भी तारा की तरह ही फूडी थे। इतने टेस्टी छोले को देखकर उनके मुंह में पानी का सैलाब उमड़ने लगा था। पर राम सच कहकर तारा से अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए वो शरीफ बनते हुए बोले, ऐसा नहीं है मिस तारा, मैं तो बस आपके शक को दूर करने के लिए बोल रहा था। तारा ने कहा, मैं शक नहीं कर रही आप लोगों पर। आई नो, मैंने सुना है राजपूत फैमिली बहुत अच्छी है, आप लोग पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हो, और मैं तो आप लोगों की दुश्मन भी नहीं हूँ। और तो और मैंने अभी अभी जस्ट इनकी जान बचाई है, तो फिर आप लोग मुझे क्यों कोई हार्म पहुंचाओगे? नीरज ने कहा, जब भरोसा है तो आप खा क्यों नहीं रही है? तारा अपने हाथ को दिखाते हुए बोली, चोट लगी है न मुझे, इसलिए नहीं खा रही हूँ, अनान आएगा तो वो खिला देगा। देवांश ने कहा, मैं खिलाऊं आपको? उन्होंने जैसे ही कहा सब उन्हें देखने लगे। वो एक सख्त किस्म के आदमी थे जिन्हें किसी से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। उनका ओहदा भी ऐसा था कि उनके सामने अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती थी। ऐसे में उनका किसी अनजान लड़की की इतनी फिक्र करना और उसे अपने हाथ से खिलाने के लिए पूछना वाकई सबको शॉक्ड कर देने वाली बात थी। तारा ने कहा, आप इतने बड़े हस्ती होते हुए मुझे खुद से खिलाओगे? ये मेहरबानी आप सब पर करते हो, या मैं बहुत खूबसूरत, क्यूट और प्यारी सी हूँ इसलिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ मेरे लिए है? देवांश मुस्कुराते हुए बोले, आपने मेरी जान बचाई है तो इतना तो मैं भी कर ही सकता हूँ। तारा को अब बहुत भूख लग गई थी, इसलिए उसने ज्यादा माइंड नहीं किया और हाँ कह दिया। देवांश आकर उसके बगल में बैठे और अपने हाथ में प्लेट उठाकर एक बाइट बनाकर तारा को खिलाया। वो बाइट खाते ही तारा की आंखें बड़ी हो गई और वो अपना मुंह खोलकर हाथ से हवा मारते हुए बोली, आ तीखा है, पानी। नीरज जल्दी से उठा और पानी का गिलास उठाकर अपने हाथों से तारा को पानी पिलाने लगा। ये सारी चीजें आहान दरवाजे के पास खड़ा होकर देख रहा था। पानी पिलाते हुए नीरज तारा के बहुत पास आ गया था, जिसे देखकर आहान ने अपनी मुट्ठी कस ली थी। उसका चेहरा शांत था पर उसकी आंखें सख्त हो गई थी। वो तेज कदमों से उनके पास आया। नीरज तारा को पानी पिलाकर उसका सिर सहला रहा था। उसने फिर से गिलास तारा की तरफ बढ़ाया तो तारा ने मना कर दिया। तभी आहान नीरज के सामने खड़ा होकर कोल्ड वॉइस में बोला, हमारे गार्ड्स ने उस आदमी को पकड़ लिया है, बाहर रखा है उसे। आप लोगों को आप जाना चाहिए, घर पर फंक्शन है न आप लोगों के, लेट हो रहे होंगे आप लोग। नीरज आहान की सख्त आंखें देख समझ रहा था कि आहान को उसका तारा के पास जाना पसंद नहीं आया था। वो भी उससे पूछना चाहता था कि वो तारा का कौन है, किस हक से वो तारा के साथ रहता है, पर फिलहाल ये सारे सवाल करने का हक खुद उसके पास भी नहीं था। नीरज ने देवांश को देखा। देवांश और बाकी सब भी आहान की पॉसेसिवनेस समझ गए थे। देवांश ने आराम से कहा, हाँ हमें जाना है, पर पहले मैं इन्हें खिला लूं, उसके बाद चले जाएंगे हम। तारा बोली, पर पहले आप इन मिर्चियों को हटा दो, बहुत दिखा है ये। रोशन बोला, आप लड़की होकर तीखा नहीं खाती, आपने पानी पूरी नहीं खाया है क्या? लड़कियां तो पानी पूरी बहुत तीखा खाती है।
पानी पूरी कहते हुए उसने आहान को देखा और अपनी पलकें झपकाने लगी, जिसका साफ मतलब था कि अब उसे पानी पूरी भी खानी थी। आहान ने फिलहाल तारा से कुछ न कहकर देवांश से बोला, मिस्टर राजपूत, मैं खिला दूंगा इन्हें। देवांश ने अब कुछ नहीं कहा। वो समझ गए थे कि आहान को उनका यहाँ रुकना पसंद नहीं आ रहा था। वो इस बात को बढ़ाना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्लेट टेबल पर रखा और खड़े हो गए। चारों ने तारा को बीवाई किया तो चारों वहां से जाने लगे, पर आहान अपनी सख्त नजरों से नीरज और रोशन को देख रहा था, जिन्होंने जाने से पहले तारा के सिर पर हाथ फेरा था। उनके जाने के बाद आहान तारा को देखने लगा। चैप्टर 32। तारा का विला। तारा आहान को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, अनान, धीरे धीरे तुम में हस्बैंड वाले गुण आने लगे हैं। सच सच बताना, अभी तुम्हें उन लोगों से जलन हो रही थी ना? आहान उसकी बात सुन अपनी नजरें चुराने लगा। हाँ, ये सच था, आज पहली बार उसे किसी से जलन हो रही थी। आहान तारा के लिए हमेशा से पजेसिव रहा था, पर आज नीरज और रोशन को तारा के उतने पास खड़े देखकर उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि जिस हाथ से नीरज ने तारा के सिर को सहलाया था वो उसका उस हाथ को तोड़ दे, उस हाथ को उसकी बॉडी से उखाड़ फेंके। तारा आहान के ऊपर झुकते हुए बोली, बोलो ना अनान, तुम्हें उनसे जलन हो रही थी ना? है ना, है ना? कहते हुए वो अपनी आईब्रो नाचा रही थी। आहान सोफे पर आधा लेट गया था। वो तारा को अपने इतने करीब आते देखकर बोला, स्टार, आप क्या कर रही हो? पीछे हटिए। तारा आहान के हेजल ग्रीन आइस में देखते हुए बोली, अनान, मुझे भूख लगी है। आहान वैसे ही पीछे झुका हुआ बोला, हाँ तो मैं खिलाता हूँ ना, आप पीछे हो, मैं खिलाता हूँ। आहान की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे घबराहट सी होने लगी थी, पर अपनी तारा बहुत कुल थी। वो आहान के होठों को देखते हुए बोली, अनान, मुझे भूख लगी है, पर मुझे खाना नहीं खाना, मुझे किस चाहिए? क्या? आहान चौंकते हुए कहा तो तारा मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, हाँ देखो न, घर पर कोई है भी नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने किस किया है। तुमने उस दिन जैसे बाथरूम में मुझे किस किया था न, वैसे ही अभी भी करो ना। तारा बार बार पलके झपकाते हुए उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। उसे इस तरह देखकर आहान का गला भी सूखने लगा था। उसने अपना सलाइवा गटका और कुछ कहने को हुआ कि तारा ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। तारा के इस एक्शन से आहान स्टेजो बन गया था। वो एक टक बिना पलके झपकाए तारा को देख रहा था, जो आंखें बंद किए उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, पर बेचारी को किस करना ही नहीं आता था, इसलिए वो ठीक से किस कर नहीं पा रही थी। आहान ने कुछ पल उसे देखा। तारा को किस के लिए स्ट्रगल करते देख उसने हाथ बढ़ाकर तारा को कमर से पकड़ लिया। वो सीधा होने लगा तो तारा उससे दूर होने लगी, पर उसके दूर होने से पहले आहान ने उसके होठों को अपने होठों में भर लिया कर उसे किस करने लगा। उसने किस करते हुए ही तारा को अपनी गोद में बैठा लिया था। धीरे धीरे उनकी किस पेशनेट होती जा रही थी। करीब 10 मिनट बाद जब तारा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब आहान ने उसके होठों को छोड़ा और उसके होठों को अपने अंगूठे से साफ करने लगा। तारा तो बहुत खुश थी, पर आहान उसके खूबसूरत चेहरे में खोया हुआ था। वो सब कुछ भूल चुका था। उसे होश नहीं था कि वो तारा को अपने दिल में जगह देने लगा था। तारा पहले से भी उसकी सब कुछ थी, पर अब तो तारा उसकी दिल बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने सिर घुमाकर दरवाजे के पास देखा, जहां रॉय खड़ा हैरानी से उन्हें देख रहा था। उसे देख आहान भी अपने सेंस में आ गया। उसने झट से तारा को अपनी गोद से उठाकर सोफे पर बैठा दिया और खुद खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद आहान अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था। रॉय खड़ा उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, आहान, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हारा हक बनता है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया जो तुम इतना परेशान हो रहे हो। आहान सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, मुझे उनसे दूर रहना है। उन्हें अपने करीब आने से रोकना था, पर मुझे पता नहीं क्या होने लगा है, मैं कैसे उन्हें। रॉय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सीरियस होकर बोले, आहान, तुमने कुछ गलत नहीं किया, और तुम क्या क्या सोचते रहते हो भाई? माना तुम उनके लिए काम करते हो, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हें उनसे प्यार करने का हक नहीं है। तुम ही जरा ठीक से याद करो, उनके पास कुछ नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। एक तुम हो जिसे वो अपना मानती है, अपना कहती है। सिर्फ तुम हो जो उनका गुस्सा शांत करवा सकता है। सिर्फ तुम हो जिसने हर बार उनका साथ दिया है। तुमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारा काम नहीं था। तुम्हारे दिल में वो बहुत पहले से आ चुकी थी, पर तुम ही समझ नहीं पाते हो। रॉय उसे उससे रूबरू करवाना चाहता था, पर आहान अपने पास्ट और अवदान के वजह से इस सच को कि वो तारा के लिए कुछ फील करता है, ये मानने को रेडी नहीं था। रॉय गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, अवदान, बॉस के बारे में सोचकर परेशान हो तो मत सोचो। तुम भी जानते हो तारा कितनी जिद्दी है, उन्हें जो चाहिए वो लेकर रहती है। वो बॉस को मना लेगी, और तुम भी तो इतने बड़े सिंगर हो, अब तो तुम भी अमीर हो, पैसा पावर सब है तुम्हारे पास, तो फिर टेंशन किस बात का? देखो आहान, जिंदगी बहुत छोटी है, सच्चा प्यार करने वाले बहुत कम मिलते हैं, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि तारा तुमसे कितना प्यार करती है। उन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग शो की है, अब तुम्हारी पारी है, रॉय ने कहा और उसके कंधे थपकाते हुए उसके रूम से निकल गया। आहान वही सोफे पर बैठा उसकी बातों को सोचने लगा था, पर वो नहीं जानता था कि अक्सर सोचा हुआ होता नहीं है, उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। BYY। चैप्टर 33।
CH-33 हमने बस किस ही तो किया था। कपाड़िया इंडस्ट्री। वंश अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। उसके फोन की मैसेज ट्यून बजी तो उसने फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़ते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो मैसेज वर्षा का था। वर्षा ने लिखा था, डियर फ्यूचर हस्बैंड, आज आपके ससुर जी और सासू माँ की मैरिज एनिवर्सरी है तो थोड़ा कास्ट कर प्लीज। प्लीज रात को टाइम पर आ जाइएगा और मैंने जो कपड़े दिए हैं प्लीज वही पहन कर आना। मैं वेट करूंगी आपका। आई लव यू अ लॉट एंड आई मिस यू सो मच माई फ्यूचर हस्बैंड। मैसेज के लास्ट में एक हार्ट और एक किस की इमोजी भी था, जिसे देख वंश की स्माइल और बड़ी हो गई थी। वो उस मैसेज को बार बार पढ़ने लगा था कि उसके केबिन का डोर नॉक हुआ और मान अंदर आया। मान को देखकर वंश ने फोन बंद कर साइड में रख दिया। मान उसके सामने चेयर पर बैठते हुए बोला, तुमने पता किया था मिस के बारे में? वंश सिर हिलाते हुए बोला, पता किया था भाई, पर कुछ खास जानकारी नहीं मिली उनके बारे में। उनका मेन बिजनेस रसिया में है, पर वो कौन है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छे से हाइड किया गया है। इससे ज्यादा कुछ और पता नहीं चला है हमारे लोगों को। मान ने सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए बोला, तुम वर्षा से प्यार करते हो ना? वंश ने उसकी बात पर सिर झुका लिया। मान उसे चुप देखकर हल्के गुस्से से बोला, जब प्यार करते थे तो मेरी शादी तय होते वक्त क्यों कुछ नहीं कहा था तुमने? वंश ने धीरे से कहा, हिम्मत नहीं हुई थी मेरी। आप सब तो मिस्टर राजपूत के वजह से उनकी बेटी से रिश्ता जोड़ रहे थे। मैं कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। मान ने उसे घूरते हुए कहा, सो वॉट, अगर तुम्हें वो पसंद थी तो तुम्हें कहना चाहिए था। हिम्मत नहीं हुई तो हिम्मत करते वंश। खुद के लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना सीखो तुम। खैर, तुम्हें वर्षा से प्यार है तो उसकी तकलीफ से तुम्हें भी तकलीफ होगी, क्यों है ना? मान ने हाँ में सिर हिलाया तो मान ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, राइट इन शॉर्ट, मैं और मॉम अगर वर्षा को कोई प्रॉब्लम देते हैं तो दर्द तुम्हें भी होगा, और हमसे कोई भी तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो करूँ। मुझे मिस चाहिए। आई वॉन्ट टू मैरी विथ हर। वंश उसकी बात पर परेशान होते हुए बोला, भाई आप क्या बोल रहे हो, हम तो अभी श्योर भी नहीं है कि वो। उसकी बात बीच में काटते हुए मान ने कहा, वो सब मैं पता कर लूंगा। वेल, मैंने जो कहा है वो करो, शादी के पेपर रेडी करवाओ। मुझे मिस से किसी भी कीमत पर शादी करनी है। वंश ने उसे समझाते हुए कहा, भाई वो इतनी बड़ी बिजनेस वुमन है, इतनी सी उम्र में इतना पैसा और पावर कमाया है उन्होंने, मुझे नहीं लगता वो आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड होगी। मान मिस्टीरियस स्माइल लिए बोला, आई नो वंश, मिस मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है और न ही होने वाली है, पर हमारी शादी जरूर होगी, जस्ट वेट एंड वॉच। वंश ने उसकी बातों पर कुछ नहीं कहा, पर उसके जहन में आहान का ख्याल आ रहा था। जिस तरह से उसने आहान और तारा को मॉल में देखा था उससे तो यही लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। वंश ने मान को देखा जो अपने फोन में बिजी हो गया था। वो उसे देखते हुए मन में बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, पर अभी नहीं, पहले मैं खुद श्योर हो जाऊँ। मुझे जो लग रहा है अगर वो सच निकला तो पता नहीं आप और मॉम क्या करोगे। दूसरी तरफ तारा अपने विला में थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी छोले भटूरे खा रही थी। तारा राइट और लेफ्ट दोनों हाथ का यूज किया करती थी, इसलिए चोट लगने पर वो आज लेफ्ट हैंड से खा रही थी। उसने रॉय को देखा जो उसके सामने बैठा अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे देख तारा ने कहा, अंकल क्या सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, इतना शर्माते हैं, हमने बस किस ही तो किया था, इसमें खुद को रूम में बंद कर लेने वाली क्या बात हो गई भला? रॉय उसकी बात पर सिर हिलाते हुए मन में बोला, लड़कों का पता नहीं पर लड़कियां शर्मीली होती हैं, लिटिल डेविल। अहीं पर आपको कौन समझाए, आप मन ही मन क्या सोच रहे हो? तारा ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछा तो रॉय उसकी आवाज सुन सेंस में आया और बोला, आहान को तो आप जानती है लिटिल डेविल, वो हमेशा से ही शाय नेचर का रहा है, पर कोई बात नहीं, अगर वो शर्माता है तो आप ही अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए, एक न एक दिन उसे आपका होना ही है। तारा एक्साइटेड होकर बोली, हाँ बस एक बार मैं दादू को हमारी शादी के बारे में बता दूं, उसके बाद आप देखना मैं आहान से फिर से शादी करूंगी, और वो भी बिल्कुल इंडियन वेडिंग की तरह। इंडियन वेडिंग? पर आपने इंडियन वेडिंग कहाँ से देख लिया? रॉय ने पूछा तो तारा ने उसे बताया, मैंने फोन में देखा था, मुझे भी रेड लहंगा पहना है, फुल मेकअप और ज्वेलरी में मैं भी रानी जैसी दिखूंगी। रॉय हंसते हुए बोला, पर लिटिल डेविल आप तो ऑलरेडी क्लीन है। तारा मुंह बनाकर बोली, हाँ पर मुझे भी वैसी रानी जैसा दिखना है। रॉय ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आपका जैसा मन करेगा आप वैसी ही वेडिंग करिएगा अपनी, पर पता नहीं मेरी वेडिंग कब होगी। कहते हुए रॉय का चेहरा उदास हो गया। तारा उसके उदास चेहरे को देखते हुए बोली, क्या हुआ आपको? और हाँ, आज तो आपकी डेट थी पर आप तो बहुत जल्दी आ गए और ब्रेकफास्ट भी यहीं कर रहे हो, आपकी पार्टनर आई नहीं थी क्या? रॉय उसकी बात पर मुंह बनाते हुए बोला, पूछिए मत लिटिल डेविल, वो लड़की। अरे जब उसे शादी ही नहीं करनी थी तो आना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली उसकी भी गलती नहीं थी, उसके घर वालों ने उससे बिना पूछे उसकी डेट मेरे साथ फिक्स कर दी थी। उसे शादी नहीं करनी इसलिए उसने मेरे कुछ कहने से पहले ही सारी बातें बता दिया और सॉरी बोलकर चली गई, पर पता है लिटिल डेविल वो बहुत खूबसूरत थी, मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। तारा रॉय के चेहरे पर आए उसकी स्माइल को ही देख रही थी। शायद रॉय को खुद भी नहीं पता था कि वो उस लड़की के बारे में बताते हुए मुस्कुराने लगा है। तारा ने कहा, आपको वो पसंद है तो आपको उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, आप उसके बारे में पता करो, न कि वो कौन है, उन्हें क्यों शादी नहीं करनी, क्या प्रॉब्लम है उन्हें, फिर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो और उनसे शादी करके सेट हो जाओ।
रॉय मायूसी से बोला, मैं भी जाने नहीं देना चाहता था पर वो तो हवा के जैसी आई और पलके झपकते ही उड़ते हुए चली गई। तारा उसकी बात पर हंसते हुए बोली, ऐसे तो आप सिंगल ही रह जाओगे अंकल। उसे फिर कुछ याद आया और वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, अच्छा कोई बात नहीं, आपको पता है आज मिस्टर देवांश राजपूत आए थे, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उन्होंने हमें बुलाया है, आप वहाँ अपने लिए किसी आंटी को पसंद कर लेना। रॉय ने उसकी बातों पर सिर हिलाया, फिर एकदम से चिढ़ते हुए बोला, लिटिल डेविल आप मेरा मजाक उड़ा रही है, मैं अपने लिए लड़की पसंद करूंगा, आंटी को थोड़ी पसंद करूंगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी जवान हूँ। तारा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, हाँ बिल्कुल 40 साल के जवान लड़के हो आप। रॉय ने उसे आंखें छोटी कर घूरा तो तारा सिर हिलाते हुए जल्दी से बोली, मेरा मतलब वही, आप मेरे लिए किसी आंटी को पसंद कर लेना, वरना मैं आपके लिए किसी को ढूंढ दूंगी, ओके। रॉय खड़ा होते हुए बोला, हाँ प्लीज किसी को तो ढूंढ ही देना, अब और सिंगल रहा नहीं जाता। वो जाने को हुआ कि तारा ने उसे रोकते हुए कहा, पर अंकल मैं वहाँ पहनकर क्या जाऊंगी, मैं तो कभी इस तरह की पार्टी में नहीं गई हूँ। रॉय ने सोचते हुए कहा, मिस्टर राजपूत की पार्टी है और वो भी उनकी एनिवर्सरी की, तो आपको गाउन पहनना चाहिए, पर ढंग का गाउन। तारा अपना सिर खुजलाते हुए बोली, ये ढंग का गाउन क्या होता है, कहाँ मिलेगा। रॉय मुस्कुराते हुए बोला, चलिए हम शॉपिंग पर चलते हैं, आहान नहीं जाएगा, मेरे और उसके पास भी पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ मैं आपके लिए और आप मेरे और आहान के लिए कुछ चूज कर लेना। शॉपिंग का नाम सुन तारा जल्दी से खड़ी हो गई और अपने रूम की तरफ भागते हुए बोली, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ अंकल, बस 10 मिनट। रॉय उसे आवाज देते हुए बोला, हाथ तो साफ कर लीजिए लिटिल डेविल। रूम में कर लूंगी, कहते हुए तारा अपने कमरे में घुस गई। रॉय ने सिर हिलाया और अपनी और तारा की प्लेट उठाकर किचन में चला गया। BYY CH34 तारा और मोनिका की बहस। तारा और मोनिका की बहस। मॉल। तारा रॉय के साथ शॉपिंग करने मॉल में आई थी। रॉय और वो लड़कियों के गाउन सेशन में थे। रॉय ने अब तक 10 गाउन पसंद कर लिया था पर तारा को एक भी पसंद नहीं आ रहा था। तारा मुंह बनाकर बोली, अंकल चलो कहीं और चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। रॉय भी अब तक थक चुका था, वो सिर हिलाते हुए बोला, हाँ चलिए घर चलते हैं, अब मैं बहुत थक गया हूँ। तारा ने उसे घूरते हुए कहा, घर जाएंगे तो मेरे गाउन का क्या होगा। रॉय उसकी बात पर सोचते हुए बोला, आप आहान को कह दीजिए वो आपके लिए कुछ ले आएगा, उसकी चॉइस तो आपको हमेशा पसंद आती है। तारा मुस्कुराते हुए बोली, वाह अंकल क्या बात है, मेरी संगति का असर हो रहा है आप पर, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप बहुत समझदार वाली बातें करने लगे हो। कुछ दिनों से मतलब मैं पहले समझदार नहीं था, रॉय ने कहा तो तारा सीरियस होकर बोली, दिलीप कहते हैं कभी किसी बेवकूफ को मत बताओ कि वो बेवकूफ है, वरना वो सुधरने के बजाय और बेवकूफी करने लगता है, इसलिए मैंने भी अब तक आपसे सच नहीं कहा था। रॉय को उसकी बात समझ नहीं आई थी। वो अपना सिर खुजलाते हुए समझने की कोशिश करने लगा पर ही उसे तारा की बात समझ आई। वो चिढ़ते हुए बोला, आप हमेशा मजाक नहीं उड़ा सकती। उसने तारा को देखा जो उसके सामने से गायब थी। कहाँ गई ये, अब कहाँ ढूंढूं मैं इन्हें, खुद में ही बड़बड़ाते हुए रॉय तारा को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने तारा को बहुत ढूंढा पर तारा तो जैसे गायब ही हो गई थी, कहीं दिख ही नहीं रही थी। इधर तारा मेल सेक्शन में आ गई थी। वो आहान के लिए कुछ कपड़े देख रही थी कि उसकी नजर एक व्हाइट शर्ट पर पड़ी। वो उस शर्ट को देखकर खुश होते हुए बोली, ये शर्ट पहनकर तो मेरा अनान और भी ज्यादा हॉट और हैंडसम लगेगा। वो शर्ट उससे 10 कदम की दूरी पर टंगी हुई थी। तारा जल्दी से उसके पास गई और शर्ट को उठाया ही कि एक और हाथ ने शर्ट को पकड़ लिया। तारा ने सिर उठाकर उस शख्स को देखा तो पाया उसके सामने फुल मेकअप में लिपटी औरत खड़ी थी। वो औरत भी तारा को ही देख रही थी पर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और उनका मुंह खुला था। तारा उनका खुला मुंह बंद करते हुए बोली, आंटी मुंह बंद लो वरना ब्लो फ्लाई आपके मुंह में घुस जाएगा। तारा की बात सुन वो औरत ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और तारा को हैरानी से देखने लगी। वो औरत और कोई नहीं, मान और वंश की मॉम मोनिका थी, जो तारा को देखकर अब भी शॉक में थी। मोनिका ने मन में कहा, ये वो नहीं है पर ये तो। तारा उसे खुद को घूरता पाकर अपनी आदत से मजबूर उससे बोली, आंटी जी आई नो मैं बहुत खूबसूरत हो और इस फ्रॉक में बहुत हॉट भी लग रही हूँ, पर आप भूल रही हो आप औरत हो। औरत होकर आप किसी पराई लड़की को घूर नहीं सकती। देखने वाले क्या सोचेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं भी आपके जैसी हूँ। तारा की बात सुन मोनिका हक्की बक्की रह गई थी। ये लड़की उसे लेस्बियन कैसे कह सकती थी, वो तो ऑलरेडी 2 बेटों की माँ थी। मोनिका हल्के गुस्से से बोली, ए लड़की तुम मुझे लेस्बियन नहीं कह सकती, मैं लेस्बियन नहीं हूँ समझी तुम। तारा अपने कंधे उचकाते हुए बोली, ओ अच्छा नहीं, आप वैसे अभी मुझे घूर घूर कर देख रही थी न, तो मुझे लगा कि शायद आप भी मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गई, इसलिए मैंने कह दिया। वैसे आंटी जी ये शर्ट मैंने मेरे अनान के लिए पसंद की है, आप प्लीज कुछ और देख लो ना। मोनिका उसकी बात सुन सेंस में आई, वरना तारा की बातें तो उसे बेहोश करने वाले थे। मोनिका ने अपना सिर झटका और फिर शर्ट को देखकर एटीट्यूड से बोली, मैंने ये शर्ट अपने हस्बैंड के लिए पसंद की है, इसलिए मैं तुम कुछ और देख लो। कहते हुए वो शर्ट को खींचने लगी। तारा ने भी कसकर शर्ट को पकड़ लिया और अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, देखो आंटी ये शर्ट मैंने पहले पकड़ी है, इसलिए इस पर मेरा हक है, आप कुछ दूसरा देख लो।
मोनिका ने कहा, मैं क्यों देखूं, पहले पकड़ा तो क्या तुम्हारा हो गया, तुम जाओ और कुछ और अपने अनान अनाम के लिए देख लो। अनान, तारा ने सख्त आवाज में कहा तो मोनिका सिर उठाकर उसे देखने लगी। तारा के चेहरे के भाव अब सख्त हो गए थे। उसे इस तरह देख मोनिका भी एक पल के लिए घबरा गई थी। वो तारा को समझाते हुए बोली, देखो बेटा, बात समझो, ये शर्ट मेरे हस्बैंड पर बहुत अच्छी लगेगी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ और देख लो। तारा नॉर्मल होते हुए कहा, बॉयफ्रेंड नहीं, अपने हस्बैंड के लिए पसंद किया है मैंने ये शर्ट, और आप कुछ और देख लीजिए क्योंकि ये शर्ट मेरे हस्बैंड पर ही सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। दोनों ने शर्ट को कसकर पकड़ रखा था और एक दूसरे को घूर कर देख रही थी। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए थे। मोनिका और तारा एक दूसरे को घूरते हुए साथ में चिल्लाई, मैनेजर। दोनों की चीख इतनी ऊंची थी कि मैनेजर भूत की तरह पलक झपकते ही वहां प्रकट हो गया। उसने दोनों को देखा और रिस्पेक्टफुली उनसे बोला, यस मैम, हाउ आई कैन हेल्प यू। मोनिका और तारा अपनी पकड़ उस बेचारे, बेजान, निर्दोष शर्ट पर कसते हुए एड्यूट से बोली, आई वॉन्ट दिस शर्ट। तारा ने मोनिका को घूरते हुए कहा, मैनेजर पहले मैंने इस शर्ट को। CH-35, तारा का दिमाग। दोनों की चीख इतनी ऊंची थी कि मैनेजर भूत की तरह पलक झपकते ही वहां प्रकट हो गया। उसने दोनों को देखा और रिस्पेक्टफुली उनसे बोला, यस मैम, हाउ आई कैन हेल्प यू। मोनिका और तारा अपनी पकड़ उस बेचारे, बेजान, निर्दोष शर्ट पर कसते हुए एड्यूट से बोली, आई वॉन्ट दिस शर्ट। तारा ने मोनिका को घूरते हुए कहा, मैनेजर पहले मैंने इस शर्ट को। अब आगे। तारा ने कहा, मैनेजर पहले मैंने इस शर्ट को उठाया था इसलिए ये मेरा हुआ। मोनिका आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, ये मुझे चाहिए इसलिए इसे लूंगी भी मैं ही। मैनेजर दोनों को लड़ते हुए देखकर दंग रह गया था। मोनिका को वो जानता था वो कपाड़ियास थी, इसलिए उसे सब पहचानते थे, पर तारा के कपड़े और उसका एटीट्यूड देखकर मैनेजर भांप गया था कि तारा भी किसी रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। मैनेजर दोनों को शांत करवाने की कोशिश करते हुए बोला, मैडम आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए हमारे पास। सेटअप। मोनिका और तारा ने उसे घूरते हुए कहा तो मैनेजर एकदम से उलझते हुए 2 कदम पीछे हो गया। तभी रॉय भी तारा को ढूंढते हुए वहां आ गया था। उसने उनकी बातें सुनी तो वो तारा के पास जाकर बोला, आप लड़ क्यों रही हो इस आंटी से। मोनिका रॉय के मुंह से अपने लिए आंटी सुनकर हैरान रह गई थी। तारा का तो ठीक था वो बच्ची थी, पर रॉय, उसके लिए मोनिका आंटी कैसे हो गई। वो रॉय को उंगली पॉइंट कर उसे घूरते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे आंटी कहा, तुम्हें मैं आंटी नजर आती हूँ। रॉय उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, आप आंटी नजर आती हैं इसलिए तो आंटी कहा। रॉय का जवाब सुन तारा अपना पेट पकड़कर हंसने लगी थी। उसे हंसता देख मोनिका को अब बहुत गुस्सा आने लगा था। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो आसपास देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैनेजर, मैनेजर। मैनेजर वही एक तरफ दुबक कर खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो 2 जंगली बिल्लियों के बीच जाए। उसे अच्छे से पता था अगर इस वक्त वो गया तो बेवजह की बलि उसकी ही चढ़ा दी जाएगी। तारा ने भी कुछ कहना चाहा कि उसकी नजर हान पर गई। रॉय ने उसे मॉल आने को कहा था इसलिए वो मॉल आ गया था। तारा उसे देख ही रही थी कि उसकी नजर पास रहे शर्ट स्टैंड पर गई। वहां एक और सेम शर्ट रखी हुई थी। उस शर्ट को देखकर तारा ने अपने हाथ में पकड़े शर्ट को रेखा जो खींचातानी के वजह से खराब हो चुका था। उसे देख उसके दिमाग की बत्ती जली और वो मोनिका से बोली, मिसेस व्हाटएवर, ये आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, वो जो कुछ भी पहनेगा उस पर वो सबसे ज्यादा स्मार्ट लगेगा, इसलिए इसे आप ही रखो। कहते हुए उसने शर्ट को छोड़ दिया और फुल एटीट्यूड से वहां से पलट कर चली गई। मोनिका तो मुंह खोले उसे देखते रह गई थी। क्या कमाल की बंदी थी तारा, चित भी उसकी और पट भी उसका। मैनेजर ने तारा के जाने के बाद एक राहत की सांस ली और धीरे से वहां से खिसक गया। मोनिका ने शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचा और पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। इधर अहान तारा और रॉय को ढूंढ रहा था। उसने रॉय को कॉल करने के लिए फोन उठाया ही था कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे तारा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसके साथ रॉय भी था। तारा ने पलट कर रॉय से कहा, अंकल आप अपने लिए कुछ देखो, मैं मेरे अनान को उसकी शर्ट ट्राई करवा कर आती हूँ। रॉय ने एक बार अहान को देखा फिर वहां से निकल गया। वो भी जानता था तारा सिर्फ शर्ट ट्राई नहीं करवाने वाली, उसके दिमाग में हमेशा ही खींचड़ी पकती रहती है। तारा अहान को अपने साथ लेकर जाते हुए बोली, अनान मैंने तुम्हारे लिए एक शर्ट पसंद की है, तुम इसे ट्राई करके बताओ कैसा लगा तुम्हें। उसने अहान का हाथ ट्रायल रूम के बाहर छोड़ा और उसके हाथों में शर्ट थमाकर उसे अंदर भेज दिया। अहान ने भी मना नहीं किया, वो अंदर जाकर शर्ट को ट्राई करने लगा और तारा बाहर खड़ी अपने साइड बैग से चॉकलेट निकालकर खाने लगी थी। 5 मिनट बाद अहान ने डोर ओपन किया तो आवाज सुनकर तारा ने पलटकर उसे देखा। अहान पर नजर पड़ते ही तारा का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो अपनी पलकें झपकाते हुए अहान को घूर कर देखने लगी थी। अहान उसके इस तरह देखने से अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। वो अपनी शर्ट ठीक करते हुए बोला, क्या हुआ, क्या मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ। तारा ने न में सिर हिलाया तो अहान ने कहा, हाँ ये शर्ट कुछ टाइट लग रही है, मैं इसे चेंज करके आता हूँ। वो पलट कर जाने को हुआ कि तारा ने झट से उसके हाथ को पकड़ लिया।
आहान ने उसे देखा और कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले तारा उसे अपने साथ ट्रायल रूम के अंदर ले गई और डोर बंद कर दिया। आहान ने डोर बंद होते हुए देखा तो वो घबराया सा बोला, स्टार, आप क्या कर रही हैं? ये मेल ट्रायल रूम है, अगर किसी ने देख लिया तो। तारा बीच में ही बोली, ओफो अनान, तुम बहुत सोचते हो। ट्रायल रूम तो होता ही है रोमांस करने के लिए, पर तुम्हें कौन समझाए? आहान उसे आवाक होकर देख रहा था। वाकई तारा का दिमाग इन सब चीजों में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चलता था। आहान ने कहा, आप जाइए, मुझे चेंज करना है। तारा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मिरर के सामने ले गई। CH-36 रब ने बना दी जोड़ी। आहान ने डोर बंद होते हुए देखा तो वो घबराया सा बोला, स्टार, आप क्या कर रही हैं? ये मेल ट्रायल रूम है, अगर किसी ने देख लिया तो। तारा बीच में ही बोली, ओफो अनान, तुम बहुत सोचते हो। ट्रायल रूम तो होता ही है रोमांस करने के लिए, पर तुम्हें कौन समझाए? आहान उसे आवाक होकर देख रहा था। वाकई तारा का दिमाग इन सब चीजों में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चलता था। आहान ने कहा, आप जाइए, मुझे चेंज करना है। तारा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मिरर के सामने ले गई। अब आगे। तारा ने आहान को मिरर के सामने खड़ा किया और खुद उसके बगल में खड़ी होकर आहान को मिरर में देखते हुए बोली, तुम्हें ये शर्ट टाइट किस एंगल से लग रही है अनान? जस्ट लुक एट दिस, इसमें तुम कितने हॉट लग रहे हो। आहान ने भी खुद को मिरर में देखा। वाकई व्हाइट शर्ट में वो बहुत हॉट और हैंडसम लग रहा था। तारा ने शर्ट में कुछ नोटिस किया। वो उसके सामने खड़ी होकर बोली, रुको, अभी तुम और भी ज्यादा हॉट लगोगे। कहते हुए वो आहान के शर्ट के तीसरे बटन को खोलने लगी। आहान ने उसे बटन खोलते हुए देखा तो झट से उसके हाथ को पकड़ लिया। तारा उसके हाथ पकड़ने पर बोली, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रही अनान, रुको न एक मिनट। कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़वाया और उसके बटन को खोलकर उसके शर्ट को ठीक करते हुए बोली, अब देखो तुम खुद को मिरर में। कहते हुए वो साइड हुई तो आहान ने एक बार फिर से मिरर में खुद को देखा। अब उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी मास्कुलर बॉडी दिखने लगी थी। वो अब और भी ज्यादा हॉट, हैंडसम और डेसिंग दिखने लगा था। तारा ने अपना फोन निकाला और आहान के सामने उसकी चेस्ट से अपनी पीठ लगाकर खड़ी हो गई। उसने आहान के एक हाथ को अपने पेट पर रखते हुए बोली, कुछ पिक्स लेते हैं। देखो, तुमने और मैंने दोनों ने वाइट पहना है, हम अभी बिल्कुल रब्दी बना दी जोड़ी लग रही हैं। आहान की नजरें तारा के चेहरे पर थी। उसके होठों पर चॉकलेट लगा हुआ था। आहान ने हाथ आगे किया और तारा के होठों पर रखे चॉकलेट को साफ करने लगा। अचानक उसके छूने पर तारा ने पलटकर उसे देखा, तभी एक क्लिक की आवाज आई। तारा ने अपने फोन को देखा जिसमें उन दोनों की फोटो खींच गई थी। तारा मुस्कुराते हुए बोली, देखो अनान, हमारी फोटो कितनी रोमांटिक आई है। आहान ने भी पिक देखी पर उसने कुछ नहीं कहा। तारा ने और कुछ पिक्स ली और बोली, तुम चेंज करके बाहर आओ, मैं बाहर ही हूँ। आहान ने सिर हिलाया तो तारा ट्रायल रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आहान ने खुद को अच्छे से देखा। आहान बहुत हैंडसम था, उसकी हेजल ग्रीन आइज उसकी लुक को और बढ़ाती थी, पर उसने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया था। वो हमेशा सिंपल टी शर्ट और जीन्स में रहता था। ये तो तारा थी जो उसके लिए स्टाइलिश कपड़े खरीदा करती थी। महक भी अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने मॉल आई हुई थी। उसने एक हाथ से फोन कान पर लगाया था और दूसरे हाथ से कपड़े देख रही थी। हाँ मुझे याद है वर्षा, मैं टाइम पर आ जाऊंगी, महक ने कॉल पर बात करते हुए कहा। दूसरी तरफ से वर्षा ने कुछ कहा जिसे सुनकर महक ने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। तभी उसके साथ आई फ्रेंड ने कहा, यार महक, तू कुछ खरीद क्यों नहीं रही है? तुझे आज राजपूत बंगलो जाना है, वहाँ सारे अमीर लोग आएंगे और तू क्या वहाँ आपने इन कपड़ों में जाएगी? महक ने कहा, तू ही देख न ये कपड़े कितने महंगे हैं, मैं इतने महंगे कपड़े खरीद कर क्या करूंगी? मेरे पास और सूट्स हैं न, मैं उनसे से ही कुछ पहन लूंगी। महक की फ्रेंड अपना माथा पीटते हुए बोली, यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, माना वर्षा राजपूत तेरी फ्रेंड है, उसे तेरे कपड़ों से फर्क नहीं पड़ेगा, पर तू ही सोच वहाँ कितने सारे अमीर लड़के आएंगे यार। अगर तू थोड़ी बन-ठन कर जाएगी तो क्या पता वहाँ तुझे तेरा प्रिंस चार्मी मिल जाए। प्रिंस चार्मी की बात सुनते ही महक के आंखों के सामने मान का चेहरा आया। वो उदास होकर बोली, कोई प्रिंस चार्मी नहीं आने वाला, और अब नहीं मुझे कोई प्रिंस चार्मी चाहिए, मैं अकेली ही ठीक हूँ। अमीर हो या गरीब, कोई भी लड़का मेरे जैसी लड़की को नहीं अपनाने वाला। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। उसके कानों में एक बार फिर से मान के कहे शब्द गूंजने लगे थे। उसकी दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए बोली, देख महक, मैंने पहले भी कहा है, तूने कुछ गलत नहीं किया है यार। तूने मान सर को कौन सा फंसाकर उनसे पैसे लिए हैं। खुद को कोसना बंद कर दे, जिंदगी बहुत बड़ी है, कोई तो कोई तेरे लिए भी जरूर बना होगा जो तुझे ढेर सारा प्यार करेगा, बिकॉज यू डिजर्व लव, समझी? महक ने सिर हिलाया तो उसकी फ्रेंड ने उसे एक ड्रेस देते हुए कहा, जाकर इसे ट्राई करके आ देख, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, मैं यही हूँ, ठीक न? महक ने ड्रेस ली और चेंज करने चली गई। दोनों को इस बात की खबर नहीं थी कि उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े मान ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। महक की बातें सुनकर वो खुद को उसके बारे में सोचने पर रोक नहीं पा रहा था। मान यहाँ एक बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई बेटी के साथ आया था। मान खड़ा सोच ही रहा था कि उसके साथ आई लड़की ने कहा, बेबी मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। मान ने उसे बिना देखे हाँ कहा तो वो लड़की वहां से ट्रायल रूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद महक चेंज कर बाहर आई, पर उसे अपने साथ आई फ्रेंड आसपास कहीं भी नहीं दिख रही थी।
वो उसे ढूंढते हुए थोड़ा और पास आई कि अचानक उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने को हुई, पर उसके गिरने से पहले किसी ने उसे बचा लिया। C837 अनटाइटल्ड चैप्टर। दूसरी तरफ से वर्षा ने कुछ कहा जिसे सुनकर महक ने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। तभी उसके साथ आई फ्रेंड ने कहा, यार महक तू कुछ खरीद क्यों नहीं रही है? तुझे आज राजपूत बंगलो जाना है, वहाँ सारे अमीर लोग आएंगे और तू क्या वहाँ आपने इन कपड़ों में जाएगी? महक ने कहा, तू ही देख नए कपड़े कितने महंगे हैं, मैं इतने महंगे कपड़े खरीद कर क्या करूंगी? मेरे पास और सूट्स है न, मैं उनसे से ही कुछ पहन लूंगी। महक की फ्रेंड अपना माथा पीटते हुए बोली, यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, माना वर्षा राजपूत तेरी फ्रेंड है, उसे तेरे कपड़ों से फर्क नहीं पड़ेगा, पर तू ही सोच वहाँ कितने सारे अमीर लड़के आएंगे यार, अगर तू थोड़ी बन-ठन कर जाएगी तो क्या पता वहाँ तुझे तेरा प्रिंस चार्मी मिल जाए। प्रिंस चार्मी की बात सुनते ही महक के आंखों के सामने मान का चेहरा आया। वो उदास होकर बोली, कोई प्रिंस चार्मी नहीं आने वाला, और अब नहीं मुझे कोई प्रिंस चार्मी चाहिए, मैं अकेली ही ठीक हूँ, अमीर हो या गरीब कोई भी लड़का मेरे जैसी लड़की को नहीं अपनाने वाला। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। उसके कानों में एक बार फिर से मान के कहे शब्द गूंजने लगे थे। उसकी दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए बोली, देख महक, मैंने पहले भी कहा है, तूने कुछ गलत नहीं किया है यार, तूने मान सर को कौन सा फंसा कर उनसे पैसे लिए हैं, खुद को कोसना बंद कर दे, जिंदगी बहुत बड़ी है, कोई तो कोई तेरे लिए भी जरूर बना होगा जो तुझे ढेर सारा प्यार करेगा, बिकॉज यू डिजर्व लव, समझी? महक ने सिर हिलाया तो उसकी फ्रेंड ने उसे एक ड्रेस देते हुए कहा, जाकर इसे ट्राई करके आ देख, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, मैं यही हूँ, ठीक ना? महक ने ड्रेस ली और चेंज करने चली गई। दोनों को इस बात की खबर नहीं थी कि उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े मान ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। महक की बातें सुनकर वो खुद को उसके बारे में सोचने पर रोक नहीं पा रहा था। मान यहाँ एक बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई बेटी के साथ आया था। मान खड़ा सोच ही रहा था कि उसके साथ आई लड़की ने कहा, बेबी मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। मान ने उसे बिना देखे हाँ कहा तो वो लड़की वहां से ट्रायल रूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद महक चेंज कर बाहर आई, पर उसे अपने साथ आई फ्रेंड आसपास कहीं भी नहीं दिख रही थी। वो उसे ढूंढते हुए थोड़ा और पास आई कि अचानक उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने को हुई, पर उसके गिरने से पहले किसी ने उसे बचा लिया। अब आगे। तभी किसी ने उसे आवाज लगाई, मान बेबी कहाँ हो तुम? कहते हुए वो लड़की वहां आई। उसकी नजर जैसे ही मान और महक पर पड़ी वो गुस्से से लाल हो गई। वो तेजी से आई और महक का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए मान से अलग किया। महक और मान ने जब तक खुद को सही से खड़ा किया ही दोनों के कानों में एक आवाज सुनाई दी, यू बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मान के ऊपर लाइन मारने की? उस लड़की की बात सुन महक उसे देखने लगी थी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उस लड़की ने फिर से कहा, तुम रोड साइड गर्ल ऐसी ही होती है न, जहाँ अमीर हैंडसम लड़के को देखा वही मुंह उठाकर उसके पीछे पड़ जाती हो। महक उसकी कड़वी बातें सुन रोने लगी थी। उसने सर झुका लिया था और उसके आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे थे। मान को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तनिषा ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से। तनिषा ने कहा, नहीं बेबी तुम्हें नहीं पता, पर मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ, ये ऐसी ही है, इनफैक्ट ये बहुत गिरी हुई लड़की है। कहते हुए तनिषा ने महक के बारे में कई कड़वे शब्द कह डाले थे। मान तो हैरानी से महक को देख रहा था, जिसने पलटकर अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ वो जानता था कि महक एक सिंपल सी डरपोक टाइप लड़की है, पर इतनी डरपोक होगी कि कोई उसके बारे में इतने घटिया शब्द कहेगा और वो चुपचाप सुनती रहेगी, मान ने सोचा नहीं था। मान ने तनिषा को देखा जो नॉन स्टॉप महक को गंदी गंदी बातें सुनाई जा रही थी। उसे देख साफ मालूम हो रहा था कि वो महक से कितना नफरत करती है। मान से जब रहा नहीं गया तो उसने तनिषा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने साथ दूसरी तरफ ले गया। उसके जाते ही महक तेजी से ट्रायल रूम में घुस गई और उसके अंदर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ आहान तारा के लिए ड्रेस देख रहा था और तारा फिर से चॉकलेट खाते हुए घूम रही थी। तभी उसकी नजर मान और तनिषा पर पड़ी। मान ने तनिषा का हाथ झटकते हुए हल्के गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बेवजह उस बेचारी लड़की को। चैप्टर 38। उसके जाते ही महक तेजी से ट्रायल रूम में घुस गई और उसके अंदर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ आहान तारा के लिए ड्रेस देख रहा था और तारा फिर से चॉकलेट खाते हुए घूम रही थी। तभी उसकी नजर मान और तनिषा पर पड़ी। मान ने तनिषा का हाथ झटकते हुए हल्के गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बेवजह उस बेचारी लड़की को सुनाए जा रही थी। तनिषा मान की बात पर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, वाओ देखा, यही तो खासियत है उस 2 टके की लड़की में, वो पल में किसी को भी अपना दीवाना बना लेती है। तुम भी आ गए न उसकी बातों और उसकी खूबसूरती में, क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है जो तुम पहली मुलाकात में ही उसकी साइड ले रहे हो? तारा उनकी बातें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। वो उनकी बातों को ठीक से सुनने के लिए उनके और करीब चली गई और एक पिरल से छिपकर इनकी बातें सुनने लगी। मान कुछ पल घूर कर तनिषा को देखा, फिर एकदम से बोला, हाँ अगर खूबसूरती की बात की जाए तो वो तुमसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी तरह खूबसूरत दिखने के लिए उसे मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। मान के कहते ही तारा जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज मान और तनिषा के कानों में भी पड़ी थी।
दोनों इधर उधर देखने लगे थे, पर तब तक आहान ने तारा के मुंह पर हाथ रख लिया था और उसे लेकर पिरल के पीछे अच्छी तरह से छिप गया था। मान की बातें तनीषा के गुस्से में पेट्रोल डालने का काम कर गई थी। उसने गुस्से से मान को देखा और दांत पीसते हुए कहा, तो जाओ जाकर उससे ही शादी कर घर बसा लो। मेरे पास लड़कों की कमी नहीं है, बस डैड ने कहा था इसलिए तुम्हारे साथ डेट पर आ गई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा टेस्ट इस तरह की घटिया चीजें है। तुम्हें उस तरह की गिरी हुई लड़की पसंद आती है। महक के लिए घटिया और गिरी हुई लड़की सुनकर मान का गुस्सा बढ़ने लगा था। पता नहीं क्यों, पर उसका जी चाह रहा था कि वो तनीषा की जुबान खींच ले, जिससे उसने महक के बारे में इतनी गंदी बातें कह दी थी। तनीषा वहां से पैर पटकते हुए चली, पर मान ने उससे कुछ नहीं कहा। वो एक फेमस बिजनेसमैन था। उसकी अपनी एक रेप्यूटेशन थी जिसे वो खराब नहीं कर सकता था, बस इसलिए वो गुस्से का घुट पीकर रह गया है। पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो तनीषा को यूं ही छोड़ देने वाला था। वो मान कपाड़िया था, उसे किसी की ऊंची आवाज तक पसंद नहीं थी, और यहाँ तो तनीषा ने सीधे सीधे तौर पर उससे पंगा ले लिया था, जिसका हर्जाना अब उसे भरना था। चैप्टर 39। CH 39। आपकी शादी मुझसे होने वाली है। मॉल में तनीषा के जाने के बाद मान अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद को शांत करने लगा था। उसे तनीषा पर अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं तारा पिलर के पीछे से झांकते हुए मान को देख रही थी। उसके पीछे आहान खड़ा था। आहान ने मान को देखा, फिर तारा से बोला, स्टार, ऐसे किसी कपल की पर्सनल लड़ाई देखना सही नहीं होता। आप क्यों देख रही है उन्हें? तारा मान के मजे लेते हुए बोली, ओफो अनान, ये कोई कपल नहीं है, ये लड़का है न, ये मान कपाड़िया है। ये इस लड़की से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ाई कर रहा था। आहान ने पूछा, आपको कैसे पता कि ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड ही है? तारा मुस्कुराते हुए बोली, मेरी आंखें और दिमाग इन सब चीजों में बहुत तेज है। मैं गलत नहीं हूँ, वो लड़की पक्का इसकी गर्लफ्रेंड ही है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है न, तो रुको थोड़ी देर, खुद ही पता चल जाएगा। तारा की बात सुन आहान चुप हो गया और वो भी मान को देखने लगा। मान की नजरें अब ट्रायल रूम में थी, जिसके अंदर महक रोते हुए गई थी। थोड़ी देर बाद ट्रायल रूम का दरवाजा खुला और महक बाहर निकल कर आई। उसने जो ड्रेस ट्राई करने के लिए उठाया था उसे अपनी जगह वापस रखा और अपने आंसू साफ करते हुए वहां से निकल गई। उसने ध्यान नहीं दिया था कि मान उसे ही देख रहा था। महक को जाता देख तारा ने अपना सिर पीटते हुए बोली, बहुत बड़ा वाला गधा है ये, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को मना नहीं सकता है। आहान ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, आप उन्हें छोड़िए और चलिए, हमें देरी हो रही है। तारा बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, मुझे लगा था कपल फाइट देखने को मिलेगी, पर इस नमूने ने तो कुछ किया ही नहीं। आहान तारा को बेयकीनी से देख रहा था। क्या कमाल की लड़की थी तारा, जो सिर्फ इसलिए मुंह लटका रही थी क्योंकि उसे कपल फाइट देखने को नहीं मिला। आहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए बोला, इन सब पर ध्यान मत दीजिए आप, आपके पास ऑलरेडी बहुत से काम होते हैं। मान के कानों में कुछ आवाज पड़ी तो उसने पलट कर जा रहे आहान और तारा को देखा। उसने तारा को साइड से देखा तो वो उसे पहचान गया, पर आहान की पीठ उसके तरफ थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा देख नहीं पाया था। तारा को किसी लड़के के साथ देखकर मान ने खुद को शांत किया और कहा, मिस तारा, अगर आपकी लाइफ में भी कोई है तो उसे भूल जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी शादी मुझसे होने वाली है। एक बार शादी हो जाए मजा तो फिर आएगा। कहते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी। उसने अपना फोन निकाला और वहां से निकल गया। आहान ने तारा के लिए गाउन सिलेक्ट कर लिया था। वो गाउन तारा को देते हुए बोला, स्टार, आप जाकर इसे ट्राई करके आइए, मैं यहीं वेट करता हूँ। तारा ने सिर हिलाया और गाउन लेकर चेंज करने चली गई। आहान उसके जाने के बाद अपने फोन पर दिलीप को मैसेज सेंड करने लगा कि आज वो तारा के साथ देवांश राजपूत के बंगलो उनकी पार्टी में जा रहा है। थोड़ी देर बाद तारा चेंज करके बाहर आई। आहान ने सिर उठाकर उसे देखा तो उसके होठों पर न दिखने वाली मुस्कान तैर गई। तारा ने बहुत खूबसूरत पर्पल कलर का गाउन पहना था। वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। तारा ने आंखों से पूछा कि वो कैसी लग रही है, तो आहान ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उसने आज तक इससे ज्यादा कभी कुछ खास नहीं कहा था। कभी कभी तारा को मनाने के लिए कहता कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है, पर इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं। तारा भी इतने में ही खुश हो जाया करती थी। कनाडा, सूर्यवंशी मैंशन में दिलीप तेज कदमों से स्टडी रूम में जा रहे थे। अवदान इस वक्त स्टडी रूम में बैठे ऑनलाइन एक मीटिंग में बिजी थे। दिलीप ने दरवाजा खोला तो अवदान ने सिर उठाकर उसे देखा। दिलीप ने लैपटॉप और सारी लाइट ऑफ देखी तो वो समझ गए कि अवदान इस वक्त इंटरनेशनल मीटिंग में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अवदान के देखने पर दिलीप ने आंखों से इशारा करते हुए कहा, बॉस, बहुत जरूरी बात है। अवदान पलके झपकाते हुए बोले, जो भी, थोड़ी देर बाद, कहकर वो फिर से लैपटॉप में देखने लगे। दिलीप भी अपनी जगह पर खड़े हो गए।
वो इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, इसलिए मीटिंग खत्म होने का इंतजार करने लगे। मिनट से घंटा हो गया था पर मीटिंग अब तक खत्म नहीं हुई थी। दिलीप बार बार अपनी वॉच को देख रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे। करीब 3 घंटे बाद अवदान ने लैपटॉप बंद किया और सारी लाइट ऑन कर पानी का गिलास उठाते हुए बोले, बोलो दिलीप, ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए मेरे मना करने पर भी तुम यहाँ चले आए? दिलीप उनके सामने जाकर खड़ा होते हुए बोले, बॉस अहान का मैसेज आया था, आज लिटिल डेविल राजपूत बंगलो जा रही है। राजपूत बंगलो का नाम सुनते ही अवदान के हाथ थम गए। पानी का गिलास जिसे उन्होंने होठों से लगाया ही था कि उसे वापस टेबल पर रखकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें खींच आई थी। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और आंखें खोलकर दिलीप से कहा, इंडिया जाने की तैयारी करो। दिलीप ने हाँ में सिर हिलाया और स्टडी रूम से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद अवदान ने फिर से अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगे। रात का वक्त। तारा, अहान और रॉय रेडी होकर नीचे आए और अपनी कार में बैठकर राजपूत बंगलो के लिए निकल गए। CA40 मान महक। राजपूत बंगलो। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। वर्षा एंट्रेंस के पास खड़ी महक का वेट कर रही थी। महक और वर्षा 5 साल पहले एक मॉल में मिले थे और आज दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। वर्षा ने महक को कॉल किया और फोन कान पर लगाते हुए बोली, महक कहाँ रह गई तू? महक ने कहा, तेरे पीछे ही तो हूँ, पलट कर देख। वर्षा ने पलट कर देखा तो उसे महक आती हुई दिखी। उसे देख वर्षा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो महक के पास गई और उसे गले लगाते हुए बोली, मैं कब से वेट कर रही थी तेरा, ये बता कैसी है तू और अंकल वो अब कैसे है? महक सिर हिलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ और पापा भी अब ठीक है। महक एक स्वाभिमानी लड़की थी। वो अगर अपने पापा के इलाज के लिए वर्षा से पैसे मांगती तो वर्षा उसे जरूर पैसे देती, पर उस वक्त वर्षा न्यूयॉर्क से लौटी थी और उसके वापस आने की खबर महक को नहीं थी, इसलिए उसने इस बारे में वर्षा से कोई बात नहीं कही थी। वर्षा ने महक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, चल मैं तुझे अपने फ्यूचर हब्बी और अपनी फ्यूचर भाभियों से मिलवाती हूँ। महक खुश होते हुए बोली, इसका मतलब तूने सबको बता दिया कि तू उससे प्यार करती है, पर तूने तो कहा था कि वो बहुत शर्मीला टाइप लड़का है तो उसने हाँ कह दिया था। तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं और न्यूयॉर्क चली गई, पता है कितना मिस किया मैंने तुझे। वर्षा ने कहा, आई एम सॉरी, आई नो मैं अचानक से न्यूयॉर्क चली गई थी, पर उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, कुछ वक्त अकेले में चाहिए था इसलिए चली गई थी। महक ने पूछा, और वो तेरा क्रश उसका क्या, उससे शादी कर रही हो या किसी और से? वर्षा ने कहा, ऑफ कोर्स उससे ही शादी कर रही हूँ। वैसे तुझे पता है मेरी लव स्टोरी बहुत फिल्मी है, मैं कभी आराम से बताऊंगी, अभी चलो। दोनों अंदर आई तो महक हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। वो कभी ऐसी पार्टी में नहीं आई थी। हाँ, वो वर्षा के घर आ चुकी थी और वर्षा का पूरा परिवार उसे जानता था, पर वो कभी ऐसी अमीरों की पार्टी में नहीं गई थी। पार्टी में मान और वंश आए थे। मोनिका सुबह तारा से हुई लड़ाई के वजह से अब भी गुस्से में थी, इसलिए वो नहीं आई थी। मान और वंश एक बिजनेसमैन के साथ खड़े बातें कर रहे थे। वर्षा ने मान को देखा तो वो महक को उनके पास ले जाते हुए बोली, वो रहा मेरे फ्यूचर हब्बी, चल। महक ने उस ओर देखा पर दो लोग के बीच में खड़े होने की वजह से उसे मान और वंश ठीक से दिखाई नहीं दिए। वर्षा और महक खुद में बातें करते हुए उनके पास जा रही थी। मान और वंश का ध्यान अचानक उनके तरफ गया तो दोनों दिल थामे अपनी अपनी बंदियों को देखने लगे। वर्षा का गाउन वंश से मैच हो रहा था। उसने लाइट मेकअप, रेड लिपस्टिक और बालों का क्यूट सा हेयर स्टाइल कर रखा था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं महक का शूट भी मान से मैच हो रहा था। उसने भी लाइट मेकअप, रेड लिपस्टिक और बालों को खुला छोड़ रखा था, जिसमें आज वो कहर ढा रही थी। मान की नजरें उसकी खूबसूरती पर टिक गई थी। आज पहली बार वो महक को उसके खुले बालों में देख रहा था। महक के काले घने सिल्की बाल खुले होने की वजह से उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। महक ने भी बातें करते हुए पलकें उठाकर मान को देखा तो कुछ पल के लिए वो भी मान को देखती रह गई। आज वो भी मान को पहली बार ब्लैक टेर्सिटो शूट में देख रही थी, जिसमें मान हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वर्षा ने भी वंश को देखा तो उसके होठों की मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो गई। वंश भी बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों लड़कियां उनके पास आकर खड़ी हो गई। उन्हें देख वो बिजनेसमैन वहां से चला गया था। वर्षा ने मान को देखा और कहा, हेलो जेठ जी। उसकी आवाज सुन मान और महक दोनों सेंस में आए। मान ने वर्षा के ग्रिड करने पर धीरे से सिर हिला दिया। वंश तो महक को देखते ही पहचान गया था। उसने एक नजर मान को देखा फिर वर्षा को देखने लगा। वर्षा ने कहा, मिट माई बेस्ट फ्रेंड मिस महक, और महक ये मिस्टर मान कपाड़िया है और ये इनके छोटे भाई और मेरे होने वाले हस्बैंड मिस्टर वंश कपाड़िया। महक ने वंश को देखा तो उसे भी वो दिन याद आ गया। उस दिन वो याद करते ही उसने अपना सिर झुका लिया। उसे आंखें उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे वंश के सामने बहुत अजीब सा फील हो रहा था। मान उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसकी नजरें एक बार फिर से महक पर टिक गई थी। वर्षा वंश को साइड में आने के लिए इशारे करने लगी थी पर वंश बार बार मना कर दे रहा था। पर वो भी वर्षा थी।
उसने महक से कहा, महक तू यहीं 5 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। महक उससे कुछ कह पाती उससे पहले वर्षा ने वंश का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। उनके जाने के बाद महक ने एक बार भी सिर उठाकर मान को नहीं देखा। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे सुबह हुई अपनी और तनिषा की लड़ाई याद आ रही थी। मान उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले महक अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, आई एम सॉरी सर, सुबह मेरी वजह से आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की डेट खराब हो गई थी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट सर। मान उसकी बात सुन उसे हैरानी से आंखें फाड़े देखने लगा था। BYY चैप्टर 41 CH41 एक बार बात तो कीजिए। पार्टी में मान महक को हैरानी से देख रहा था। महक उसके सामने सिर झुकाए खड़ी थी। मान ने हल्के गुस्से से कहा, तुम्हें क्या आदत है ऐसा करने की? महक ने सिर उठाकर उसे देखा। मान ने उसे एक गुस्से से भरा लुक दिया और पलटकर वहां से चला गया। महक बेचारी अपने जगह पर भूत बनी उसे जाता देखती रह गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मान ने ऐसा क्यों कहा। दूसरी तरफ देवांश, राम, नीरज और रोशन बंगलों के फ्रंट बालकनी में खड़े थे। चारों तारा का इंतजार कर रहे थे। राम ने कुछ सोचते हुए कहा, सर हमने तारा को बुला तो लिया है, पर उनके सामने आने पर हम सबसे क्या कहेंगे? देवांश ने कहा, पहले मिस्टर आशीष से बात करते हैं। अगर तारा का होना सिर्फ एक संयोग हुआ तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, पर अगर बात कुछ और हुई तो? कहते हुए उनके चेहरे का भाव बदल गया था। राम ने आगे कुछ नहीं कहा। सबकी नजरें गेट पर टिक गई। तभी एक ब्लैक कार गेट से एंटर करती है। कार के रुकने पर उससे तारा और आहान बाहर निकल कर आए। रॉय ने कहा, आहान तुम इनके साथ जाओ, मैं कार साइड में पार्क करके आता हूँ। आहान ने हाँ में सिर हिलाया और तारा के साथ आगे बढ़ गया। तारा ने व्हाइट और पिस्ता कलर की कॉम्बिनेशन का गाउन पहना था। एक कांधे पर दुपट्टा लिया था। कानों में बड़े बड़े झुमके, मेकअप, रेड लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी और बालों का बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल किया हुआ था। उसके गले में उसका ब्लू स्टार का लॉकेट था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ाता था। तारा मुस्कुराते हुए आसपास देख रही थी। उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। आहान उसे खुश देखकर खुद भी बहुत खुश था। तारा पहली बार ऐसी किसी पार्टी में आई थी, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड और खुश थी। उसकी खुशी आहान के साथ साथ बालकनी में खड़े देवांश, राम, नीरज और रोशन भी देख पा रहे थे। आहान ने कहा, स्टार लाइए गिफ्ट बॉक्स मुझे दे दीजिए और अपना गाउन संभालते हुए चलिए। तारा ने उसे हाथ दिखाते हुए एटीट्यूड से कहा, अनान मैं बच्ची नहीं हूँ जो अपने ड्रेस में उलझ कर गिर जाएगी। आई कैन हैंडल। वो गिरने को हुई कि आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। उसने तारा को सही से खड़ा किया और फिक्र करते हुए बोला, आप ठीक है न? पैर में मोच तो नहीं आई आपकी? तारा सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, बस पैर उलझ गया था। आहान ने उसे देखा और कहा, इसलिए कह रहा हूँ, लाइए गिफ्ट बॉक्स मुझे दीजिए और आप अपने गाउन को संभालिए। तारा ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब से ध्यान दूंगी, नहीं गिरूंगी और गिफ्ट को भी नहीं गिरने दूंगी, पक्का? अब चलो जल्दी। आहान ने सिर हिलाया और उसके पीछे जाने लगा कि उसके फोन में एक मैसेज आया। मैसेज की आवाज सुनकर आहान ने पॉकेट से फोन निकाला और मैसेज पढ़ने लगा कि उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज आई। उसने सिर उठाकर देखा तो पाया तारा के हाथों से गिफ्ट बॉक्स नीचे गिर चुका था और तारा अपनी जगह पर ही खड़ी थी। उसे देख आहान ने फोन वापस अपने पॉकेट में डाला और तारा के पास जाकर गिफ्ट बॉक्स उठाते हुए बोला, गिरा दिया ना आपने? अगर ये टूट गई तो किसी काम की नहीं रहेगी ये। कहते हुए उसने तारा को देखा। उसे देखते ही आहान के होठों से उसकी छोटी सी मुस्कान जो बहुत कम ही आया करती थी वो भी गायब हो गई। तारा के चेहरा बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, पर उसकी नीली आंखें किसी पर टिकी हुई थी जिसे वो एक टक बिना पलके झपकाए देख रही थी। आहान ने उसके नजरों का पीछा किया तो वो भी हैरान रह गया। उनसे कुछ ही दूरी पर आशीष और वाणी खड़े थे। दोनों आपस में मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। तारा की नजरें आशीष पर टिकी हुई थी। तारा को ऊपर से सारे लोग देख रहे थे। हमेशा खुश रहने वाली तारा को आज वो लोग पहली बार इस तरह से देख रहे थे। वहीं उनके साथ मान और वंश भी तारा और आशीष को देख रहे थे। आहान का पीठ उनके तरफ था जिस वजह से मान आहान को नहीं देख पा रहा था, पर तारा का चेहरा उसे साफ साफ दिख रहा था। आहान को एकदम से 8 साल पहले हुआ इंसिडेंट याद आया जब आशीष सूर्यवंशी मेंशन आए थे और तारा को छोड़कर जा रहे थे। उस वक्त तारा बहुत रोई थी, इतना कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। पर उस दिन के बाद आहान ने अब तक तारा के आंखों में आंसू नहीं देखे थे। आज भी तारा स्टेच्यू बने आशीष को देख रही थी। उसके आंखों में आंसू नहीं थे। तभी पीछे से रॉय उनके पास आया। वो दोनों को खड़ा देखकर कुछ बोलने को हुआ कि उसकी भी नजर आशीष पर पड़ी। वो कुछ बोलता उससे पहले तारा ने आशीष पर नजरें टिकाए हुए कहा, अनान मुझे वापस जाना है। आहान और रॉय एक दूसरे को देखने लगे थे। इतने में तारा पलटी और जाने लगी तो आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए धीरे से बोला, एक बार बात तो कीजिए, पूछिए तो उनसे। तारा ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और आगे बढ़ते हुए बोली, मुझे जाना है। इतना कहकर वो वापस अपने कार की तरफ बढ़ गई। रॉय ने आहान को देखा जो किसी सोच में पड़ गया था।
वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, उन्हें अभी सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, हम बाद में इनसे मिलेंगे। आहान ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने आशीष को देखा जो अब अकेले खड़े अपने फोन पर बिजी हो गए थे। दोनों ने उन्हें एक बार देखा, फिर वहां से तारा के पास चले गए। तीनों कार में बैठे और रॉय ने कार स्टार्ट कर उसे यू टर्न लेने लगा। कार की आवाज सुन आशीष ने भी पलट कर देखा कि उनकी नजर बैक सीट पर बैठी तारा पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी पकड़ अपने फोन पर ढीली पड़ गई। तब तक रॉय ने कार मोड़ ली थी और उनकी कार गेट के बाहर निकलने लगी थी। आशीष तारा को देख बेहवासी में उसके तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया था, पर उन्हें तो जैसे इसका होश ही नहीं था। उन्हें देखने वाले सारे लोग उनके आंखों में आंसू और चेहरे पर गिल्ट के भाव देख पा रहे थे। कार जाने के बाद आशीष के कदम रुक गए थे। वो अपनी जगह पर खड़े तारा को याद करने लगे कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। BYY CH42 ट्विन सिस्टर राजपूत बंगलो। आशीष ने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया तो उन्होंने पलटकर पीछे देखा। उनके पीछे देवांश, राम, नीरज और रोशन खड़े थे। देवांश ने आशीष के कंधे से अपना हाथ हटाया और क्लॉड वॉइस में कहा, तारा कौन है? आशीष उनके पूछने पर उनकी आंखों में देखने लगा था। वो कुछ बोलता उससे पहले वर्षा की आवाज आई, पापा। सबने पलट कर देखा तो वर्षा और महक भी उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वर्षा अपनी भींगी पलकों से आशीष को सवालिया नजरों से देख रही थी। वंश और मान भी उन सब के पास आ गए थे। वर्षा आशीष के पास आई और उनका हाथ पकड़कर अपनी रुंधी आवाज में बोली, पापा वो तारा थी ना? उसके मुंह से तारा सुन सबके साथ आशीष भी हैरान रह गए थे। उन्होंने वर्षा को देखते हुए उससे पूछा, आप जानती है उन्हें? वर्षा ने कहा, मैंने एक बार घर पर मम्मा और हम दोनों की फोटो देखी थी। वो फोटो हमारे जन्म की थी। उसमें मेरे साथ एक और बच्ची थी जिसके पास तारा लिखा हुआ था। मम्मा के पूछने पर उन्होंने बताया था कि वो मेरी ट्विन सिस्टर है। अब आप बताओ वो तारा थी ना मेरी ट्विन सिस्टर? आशीष ने उसकी बात पर सिर झुकाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ देख देवांश और बाकी सबको झटका सा लगा था, पर मन ही मन खुश हो रहा था। खुश तो बाकी सब भी थे। सबने जब से तारा को देखा था सबके जहन में यही सवाल खड़े हो रहे थे, पर आज तक कभी तारा का जिक्र भी नहीं हुआ था। आशीष वाणी के साथ यहाँ नहीं था, इसलिए देवांश ने उससे कुछ पूछना कहना ठीक नहीं समझा था। वो आज के दिन का वेट कर रहे थे ताकि आशीष से आमने सामने सवाल कर सके। वर्षा कंफ्यूज होकर बोली, पर पापा, मम्मा ने तो कहा था कि तारा जन्म लेने के कुछ देर बाद ही मर गई थी, तो फिर ये और ये आपको देखकर चली क्यों गई? क्या वो आपको, मुझे, हम सबको जानती है? बोलिए ना पापा, जवाब दीजिए ना। आशीष ने अपने इमोशन कंट्रोल किए और कहा, तारा सिर्फ मुझे जानती है, उन्हें वाणी, आपके और इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आशीष की बात सुन सब कंफ्यूज थे, पर देवांश का दिल इस वक्त तारा से मिलने को कर रहा था। तारा को टूटा हुआ देखकर उन्हें अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी। देवांश ने कहा, ऐसा क्यों? वो आपको जानती है पर आपकी वाइफ को नहीं, ऐसा क्यों? और आपने अब तक उन्हें हम सबसे दूर क्यों रखा है? आशीष ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर वर्षा को देखा जो इनके जवाब का इंतजार कर रही थी। आशीष ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं बता सकता। वर्षा उसका हाथ हिलाते हुए जिद करते हुए बोली, क्यों नहीं बता सकते? बताइए न, मुझे जानना है। अगर वो मेरी बहन है तो मुझसे दूर क्यों है? आशीष उसे देखते हुए बोले, मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी उनका जिक्र भी नहीं करूंगा। आप प्लीज रोइए मत, मैं नहीं बता सकता उनके बारे में। देवांश ने उसका जवाब सुनकर अपनी मुट्ठी कस ली। उन्होंने आशीष को देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, नीरज कार निकालो, हम अभी हमारी बेटी के पास जाएंगे। नीरज ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी कार लेने चला गया। वर्षा देवांश से बोली, बाबा सा मुझे भी जाना है, मैं भी चलूंगी। देवांश उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, ठीक है आप भी चलिए। थोड़ी देर बाद वहां सिर्फ आशीष, महक, वंश और मान ही खड़े थे। बाकी सब कार में बैठकर वहां से तारा के विला के लिए निकल गए थे। तारा का विला। रॉय ने कार रोकी तो तारा कार से बाहर निकली और सीधे कमरे में चली गई। आहान भी उसके पीछे चला गया और रॉय सोफे पर बैठ गया। वो जानता था अभी तारा को सिर्फ और सिर्फ आहान की जरूरत थी। तारा कमरे में आई और अपने दुपट्टे को निकालकर फर्श पर फेंका दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा और उदासी के मिले जुले भाव थे। कमरे में चक्कर लगाने लगी थी। आहान आया और उसके पास खड़ा हो गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तारा से कहे क्या। उसने धीरे से उसे आवाज दी, स्टार। उसके आवाज देने पर तारा ने पलटकर उसे देखा। तारा की नीली आंखें इस वक्त सुर्ख लाल हो चुकी थी, पर उसके आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं थी। आहान उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। सालों पहले वो भी इसी तरह की एक अनकही दर्द से गुजर चुका था। तारा ने आहान को देखा तो झट से आकर उसके सीने से लग गई। आहान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और बिना कुछ बोले उसकी पीठ को सहलाने लगा। तारा रो नहीं रही थी।
वो तो जैसे रोना भूल ही चुकी थी। वो अपने इमोशन कह भी नहीं पाती थी, पर आहान को उसके कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। वो बिना कुछ सुने ही तारा के मन की सारी बातें जान जाया करता था। आहान उसके पीठ को सहलाते हुए नीचे बैठ गया था। तारा उसके सीने में आंखें बंद किए अपना चेहरा छुपाए बैठ गई थी। उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा था। आहान ने जब उसका कांपना महसूस किया तो उसने उसे गोद में उठाया और बेड पर बैठा कर जाने लगा कि तारा ने उसके हाथ को पकड़ लिया। आहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा स्टार, यही हूं मैं। उसने ड्रॉ से स्लीपिंग पिल्स निकाले और तारा को दिया। तारा ने स्लीपिंग पिल्स लिए और अपने मुंह में रखा तो आहान ने उसके तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। तारा ने गिलास पकड़ा और पिल्स खाकर आहान के कमर पर हाथ लपेट दिए और अपना चेहरा उसके पेट पर टिका दिया। आहान उसके बालों को सहलाने लगा था। कुछ पल बाद उसने तारा को बेड पर लेटाया और खुद उसके सिरहाने बैठ गया। तारा आंखें बंद किए उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। आहान उसके सिर बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद तारा पिल्स की वजह से गहरी नींद में सो गई। आहान ने उसे सोया हुआ देखा तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर धीरे से अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़वाया और कमरे से बाहर निकल गया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नीचे आने लगा कि उसकी नजर हॉल में रॉय के सामने खड़े लोगों पर गई। CH-43 सिक्स सेंसेस। तारा का विला। आहान सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आने तो उसकी नजर हॉल में खड़े लोगों पर गई। रॉय के सामने देवांश, राम, नीरज, रोशन और वर्षा खड़ी थी। आहान सबको देख रहा था कि उसकी नजर वर्षा पर जाकर ठहर गई। वर्षा भी उसे हैरानी से देख रही थी। वो नीचे आकर रॉय के बगल में खड़ा हुआ तो रॉय ने उससे कहा, ये बच्ची तो बिल्कुल तारा जैसी दिखती है ना, पर इसकी आंखें ब्राउन है और हमारी तारा की आंखें ब्लू। आहान ने वर्षा से नजरें हटाई और देवांश से बोला, आप सब इस वक्त यहाँ। देवांश ने सीधे सपाट लहजे में कहा, हमें तारा से मिलना है, वो हमारी बेटी है, हमारी वर्षा की जुड़वा बहन। क्या? रॉय ने चौंकते हुए कहा। सारे लोग उसे देखने लगे थे। वर्षा आगे आई और बोली, बाबा सा सच कह रही हैं, तारा हमारी बड़ी बहन है। अगर आप लोगों को यकीन न हो तो आप उनका DNA टेस्ट करवा लीजिएगा, पर उससे पहले हमें तारा से मिलने दीजिए प्लीज। रॉय और आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता था? तारा तो आशीष की बेटी, तारा सूर्यवंशी थी, पर उसके सामने खड़ा इंसान देवांश राजपूत उसे अपनी बेटी कह रहे थे। क्यों ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? रॉय और आहान दोनों चुप हो गए थे। दोनों सोच में पड़ गए थे कि उनकी नजर वर्षा के गले पर पड़ी। वर्षा के गले में भी एक स्टार का लॉकेट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तारा के पास था, पर उसके स्टार का रंग ब्राउन था, जो कि वर्षा की आंखों से मिलता था। कोई कुछ बोलता उससे पहले आहान का फोन रिंग हुआ। उसने फोन पॉकेट से निकाला और कॉलर आईडी देखकर रॉय से बोला, दिलीप नानू। रॉय ने उसे कॉल पिक करने को कहा तो आहान ने सिर हिलाया और कॉल पिक कर लिया। कुछ देर बाद उसने कॉल कट किया और देवांश से कहा, स्टार के दादाजी कल आ रहे हैं, वो आप सबसे मिलना चाहते हैं, उन्हें आप सबसे और स्टार से कुछ बात करनी है। स्टार? वर्षा ने कंफ्यूज होकर कहा तो आहान ने कहा, तारा, मैं उन्हें स्टार कहता हूँ। फिर उसने देवांश को देखा। देवांश को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे होंगे, और वैसे भी वो इतने बड़े आदमी थे, वो भला इस तरह का झूठ क्यों बोलते। आहान ने दिलीप की कही बात याद की। दिलीप ने जिस तरह से उससे कहा था उससे तो यही लग रहा था जैसे अवदान इन्हें जानते हैं और ये लोग उनके लिए खास है। आहान ने कहा, स्टार सो गई है, कल जब उनके दादाजी आएंगे तब आप उनसे मिल लीजिएगा। देवांश उसकी बात सुन कुछ पल खामोश रहे और फिर बोले, ठीक है, पर क्या हम एक बार तारा को देख सकते हैं? उन्हें देख लेंगे तो हमारे दिल को शांति मिल जाएगी। हमने देखा था वो मिस्टर आशीष को देखकर चली गई थी, वो कुछ ठीक भी नहीं लग रही थी। आहान ने रॉय को देखा तो रॉय ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, आप उन्हें देख लीजिए। सबने सिर हिलाया तो आहान और रॉय उन सब को लेकर तारा के कमरे में आ गए। तारा गहरी नींद में सो रही थी, पर सोते हुए भी उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसे देख देवांश उसके पास जाने को हुए कि तारा ने नींद में ही धीमी आवाज में आहान को आवाज लगाई, अनान। उसकी आवाज सुन देवांश रुक गए और आहान जाकर तारा के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसका सिर सहलाते हुए बोला, मैं यही हूँ स्टार। उसके हाथ पकड़ने से तारा शांत हो गई थी। देवांश और बाकी सबने भी इस चीज को नोटिस किया था। रॉय ने देवांश से कहा, तारा का सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, उन्होंने नींद में भी इतने लोगों की प्रिंसेस फिल कर ली, इसलिए आहान को आवाज दिया, हमें चलना चाहिए, उन्हें आराम की जरूरत है। देवांश ने हाँ में सिर हिलाया और तारा से नजरें हटाकर आहान को देखा जो तारा के पास बैठ गया था। देवांश ने एक कुछ पल उसे देखकर पलट गए और कमरे से बाहर निकल गए। उसके पीछे बाकी सब भी तारा को देखकर वहां से निकल गए। देवांश ने रॉय को कल आते हैं कहा और सबके साथ अपनी कार में बैठकर वहां से अपने बंगलों के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रॉय फिर से सोफे पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। अगली सुबह तारा की आंखें खुली तो उसने पास आहान को बैठा पाया। आहान उसे ही देख रहा था और दोनों के हाथ अब भी एक दूसरे को थामे हुए थे।
तारा को जागते देख आहान ने उसके उठने में हेल्प की और खड़ा होकर बोला, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए स्टार। तारा ने हाँ में सिर हिलाया तो आहान ने एक बार उसे देखा, फिर अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। तारा भी कुछ देर बाद बेड से उतरी और अपना गाउन संभालते हुए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर रूम में आई और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने गले में पहना ब्लू स्टार का लॉकेट को देखने लगी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर रेडी होकर कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से निकलते ही उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा रहा करती थी। उसके होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वो हमेशा की तरह सीढ़ियों से उतरते हुए आहान को आवाज देने लगी, अनान, अनान कहाँ हो तुम? मुझे भूख लगी है, मैंने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। वो अपनी धुन में मगन होकर नीचे आई कि सामने खड़े आशीष को देखकर उसके कदम रुक गए। CH44 यू आर ठरकी आदमी। तारा का विला। तारा अपने सामने खड़ी पूरी राजपूत परिवार को देख रही थी। उसके सामने हॉल में पूरा राजपूत परिवार खड़ा था। देवांश के साथ नित्या, देवांश की पत्नी, और दिशा, राम की पत्नी, भी आई थी। तारा उन सबको कंफ्यूज होकर देख रही थी कि उसकी नजर वर्षा पर पड़ी। वर्षा को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो आगे आते हुए हैरानी से बोली, तुम तो। उसने इतना कहा ही था कि बाहर से कार रुकने की आवाज आई। आवाज सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर अवदान और दिलीप खड़े थे। उन्हें देख पूरा राजपूत परिवार हैरान रह गया। अवदान सूर्यवंशी को पूरी दुनिया जानती थी। द डेविल अवदान सूर्यवंशी, जिसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता था। देवांश उन्हें कंफ्यूज होकर देख रहे थे, पर उन्हें अवदान के यहाँ होने की वजह थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। तारा ने अवदान को देखा तो वो भी शॉक्ड रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अवदान यूं अचानक इंडिया, और वो भी उसके विला में क्या कर रही हैं, और अगर वो आ ही रहे थे तो उसे उनके आने की खबर क्यों नहीं मिली थी। अवदान ने अंदर के तरफ पैर बढ़ा दिए थे। इस उम्र में भी उनका ओहदा बरकरार था। उनके सामने आज भी किसी के बैठने की हिम्मत नहीं होती थी। वो आए और 5 सीटर सोफे पर बैठ गए। उनके पीछे दिलीप, रॉय और आहान जाकर खड़े हो गए थे। अवदान का चेहरा देवांश और बाकी सब के सामने था। देवांश कुछ बोलते उससे पहले एक आवाज आई, डैड। आवाज सुन सबने फिर से दरवाजे की तरफ देखा, जहां आशीष और वाणी खड़े थे। आशीष के एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं थे। उसके चेहरे पर गिल्ट नजर आ रहा था। वही उसके मुंह से डैड सुनकर एक बार फिर से पूरा राजपूत परिवार हैरान रह गया था। राम धीरे से देवांश के कान में बोला, आशीष द डेविल का बेटा है। आज तक हमें ये बात पता कैसे नहीं चलेगी, पर एक बात अजीब है, अगर ये इनका बेटा है तो ये अरबोपति होकर सैफ का काम क्यों करता है? इसका तो इतने सारे बड़े बड़े बिजनेस है, तो ये रेस्टोरेंट क्यों चलाता है? देवांश ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रही हूँ, मुंह बंद रखो अपना, मुझे क्या पता इनके बारे में। राम मुंह बनाकर चुप हो गए और सामने देखने लगे। तारा ने आशीष को देखा, फिर वाणी को देखने लगी। उन दोनों को साथ देखकर उसे लग रहा था कि दोनों पति पत्नी है, पर वो श्योर नहीं थी। वर्षा वाणी के पास जाकर उसके गले लगते हुए बोली, मम्मा आप आ गई, देखो आपकी बेटी, मेरी बहन तारा, वो जिंदा है। वर्षा की बात सुन जहां रॉय और आहान कंफ्यूज थे, वहीं तारा के कानों में सिर्फ वर्षा के कहे एक शब्द ही गूंज रहे थे, मम्मा। उसने आज तक इस शब्द को कभी नहीं कहा था। वो पलके झपकाते हुए वाणी को देखने लगी थी, जो ममता भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। वाणी को देख तारा आशीष को देखने लगी। आशीष ने तारा को देखा और उसके तरफ एक कदम आगे बढ़ाया ही कि तारा ने अपनी नजरें उन पर से फेर ली और जाकर अवदान के बगल में बैठ गई। उसके इस तरह इग्नोर करने पर आशीष की पलकें भीग गई थी, पर जो जानते थे गलती उनकी है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद आशीष और वाणी भी सबके साथ खड़े हो गए। तारा ने सबको देखते हुए अवदान से कोल्ड वॉइस में कहा, दादू आप बताओगे यहाँ क्या हो रहा है? तारा के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो इस वक्त तारा नहीं, बिजनेस की दुनिया की क्वीन आज दिख रही थी। वाणी आगे बढ़कर रूंधे गले से बोली, तारा, तारा बेटा, मैं आपकी मम्मा हूँ, आपकी माँ। वाणी अपने जज्बात काबू नहीं कर पा रही थी। जिस बच्चे को उसने इतने सालों से मरा हुआ समझा था, वो आज उसके आंखों के सामने जिंदा था। वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती थी कि वो कितनी खुश है। तारा आशीष और वाणी को देखते हुए बोली, अगर आप मेरी मदर है तो आज तक कहाँ थी आप? आपके पति बस एक बार मुझसे मिलने आए थे, उसके बाद ये कभी नहीं आए, पर आप तो कभी नहीं आई मुझसे मिलने। तारा की आवाज में गुस्सा या दर्द नहीं था। वो कंफ्यूज होकर अपने सवाल उससे पूछ रही थी। आशीष ने कहा, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि आप जन्म लेने के कुछ वक्त बाद ही हमें छोड़कर चली गई। आपकी सांसें रुक गई और मैंने आपको नर्स को ले जाने दिया। तारा और बाकी सब भी आशीष को देखने लगे थे। तारा तो कहना चाहती थी कि देखो, गौर से देखो, मैं तो जिंदा हूँ, फिर मुझे मरा हुआ क्यों कह दिया आपने? देवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आशीष का एक एहसान था जिस वजह से वो अपने गुस्से को काबू किए खड़ा था। आशीष ने आगे कहा, आपके और आपकी बहन वर्षा के जन्म के वक्त डैड आए थे। वाणी फिर से बच्चा कंसीव नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं और उन्हें वारिस दूं, पर मैं वाणी से बहुत प्यार करता था। वाणी अनाथ है, इसका मेरे अलावा कोई नहीं।
मैंने डैड के मर्जी के खिलाफ जाकर वाणी से शादी की थी, इसलिए वो हमें अपनाने को तैयार नहीं थे। पर जब आप दोनों इस दुनिया में आई थी उस वक्त ये आए और मैंने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। तब इन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि या तो मैं वाणी को छोड़ दूं या फिर आप दोनों में से किसी एक को उन्हें दे दूं। आशीष की बात अब सारे लोग समझ गए थे, पर रॉय और अहान अब भी कंफ्यूज थे। तारा कुछ पल चुप रही, फिर अवदान को देखते हुए बोली, आप तो विलेन वाले दादू निकले दादू। मुझे इन सब से अलग कर दिया आपने। मैं और वर्षा लड़की है तो क्या हम आपका वारिस नहीं बन सकती थी, जो आपने ही बेटे के सामने ऐसी शर्त रख दी थी। हाउ कैन यू डू दिस दादू। अवदान ने सिर घुमाकर उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। तारा को अभी तो आधी बात ही पता चली थी, अभी तो उसे देवांश के बारे में जानना बाकी था। तारा कुछ सोचकर वाणी से बोली, वैसे आप कितनी लकी है पता है आपको, मेरे दादू बहुत अमीर है। हमारा मेंशन जिसमें हम रहते हैं वो 15 करोड़ का है। दादू के पास बहुत प्रॉपर्टी है। सोचो सिर्फ आपके लिए आपके पति ने इतना पैसा ठुकरा दिया। वाओ, इसे कहते हैं तुरे लाव। तारा की बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वाणी ने अपनी बाहें खोली तो तारा ने कुछ पल उसे देखा, फिर सोफे से उठकर उसके पास चली गई। वाणी ने प्यार से तारा के फॉरहेड पर किस किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तारा को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, पर यह फीलिंग जो कुछ भी थी तारा को सुकून दे रही थी। तारा उससे अलग होकर वर्षा के गले लगी, फिर आशीष के सामने जाकर खड़ी हो गई। आशीष ने अपने कान पकड़कर उससे माफी मांगा तो तारा मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। उन्हें देख वर्षा ने देवांश को देखा और जाकर उनके पास खड़ी होकर बोली, तारा ये भी हमारे डैड है, हमारे बाबा सा। क्या? रॉय ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पूरा विला उसकी चीख से गूंज उठा था। दिलीप ने उसे घूर कर देखा तो वो अपना मुंह बंद कर जबरदस्ती का हंसते हुए बोला, मेरा मतलब क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? दो बाप कैसे हो सकते हैं? तारा आशीष से अलग हुई और वर्षा के बगल में खड़े राम को देखने लगी। राम को देखते ही तारा की आंखें छोटी हो गई थी। उसने वाणी को देखा, फिर राम को उंगली दिखाते हुए बोली, मुझे लगा ही था आप सही आदमी नहीं हो। यू आर ठरकी आदमी, एक नंबर के ठरकी आदमी हो आप। मेरी भोली भाली मम्मा को आपने फंसाया न। तारा की बात सुन राम की आंखें बाहर निकलने को हो आई थी। वो खुद पर उंगली पॉइंट करते हुए बोले, मैं ठरकी? आप मुझे ठरकी कैसे कह सकती है? मैंने क्या किया? रोशन मुस्कुराते हुए नीरज से बोला, भाई लगता है डैड और तारा की फिर से लड़ाई होने वाली है। वैसे मुझे इनकी लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। डैड अपनी बातों से सबको चुप करा देते हैं, पर तारा तो उनसे 100 कदम आगे है। उससे तो डैड भी नहीं जीत सकते। नीरज भी उसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दिया। तारा ने अपने कमर पर हाथ रखा और राम के सामने जाकर खड़ी हो गई। राम और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगे थे, ऐसे जैसे दोनों के बीच घूरने का कंपटीशन चल रहा हो। CH45 शकल से तो मैं और आप भी शरीफ दिखते हैं। तारा और राम। तारा का विला। तारा राम को घूरते हुए बोली, माना आप बहुत हैंडसम दिखते हो, पर इसका क्या मतलब हुआ? आप किसी शादीशुदा औरत पर नजर कैसे डाल सकते हो? मम्मा बहुत खूबसूरत है, इनोसेंट है, भोली भाली सी है, तो क्या आप उन्हें अपने जाल में फंसा लेंगे? सारे लोग मुंह खोले तारा को देख रहे थे। राम के हैरानी की तो कोई सीमा ही नहीं रही थी। उससे कुछ कहना ही नहीं बन रहा था। वो अपनी सफाई देना चाहता था, पर उसके गले से शब्द नहीं फूट रहे थे। तारा ने उन्हें घूर कर देखा, फिर आशीष के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आप टेंशन मत लो, मैं हूं एन। मैं आपकी भी दूसरी शादी करवाऊंगी। मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सी लड़की, नहीं, इस उम्र में लड़की नहीं, बहुत खूबसूरत सी आंटी ढूंढूंगी और आपकी शादी उनसे करूंगी। आशीष के होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी तारा को देख रहे थे, जो उनकी दूसरी शादी करने के सपने बुन रही थी। तारा ऐसी बातें करते हुए किसी छोटी क्यूट सी बच्ची की तरह लग रही थी। वाणी ने उसे समझाना चाहा। वो उसके पास जाते हुए बोली, तारा आप हमारी बात सुनिए। तारा ने झट से पीछे पलटकर उसे देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने अभी बताया ना आपको, इन्होंने आपके लिए कितनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी, पर आपने क्या किया? आप इस कहते हुए उसने राम के तरफ उंगली पॉइंट की और कहा, आपने इन अंकल जिनका सिर्फ नाम राम है पर करते काम रावण वाले हैं, आप इनकी बातों में आ गई और आपने इनसे शादी कर ली। जब आप दूसरी शादी कर सकती हैं तो आपके पति क्यों नहीं कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं, ये भी जरूर करेगी, उसने जिद करते हुए कहा। दिपिल के होठों पर न दिखने वाली मुस्कान थी, पर अवदान के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं थे। वो कुछ और ही सोच रहे थे। आहान ने राम को देखा, जिनका चेहरा वाकई देखने लायक था। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि वो उस तरह के आदमी हो ही नहीं सकते। आहान ने पूरे परिवार को देखा। सब हैरान थे। वो भी हैरान था। कल देवांश ने कहा था कि वो तारा के पिता है, पर वो भी इस तरह के आदमी नहीं लगते थे। वो अपनी पत्नी नित्या से बहुत प्यार करते थे, जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ बाकी राज्यों और देशों में भी होती थी। रॉय राम को गौर से देखते हुए तारा से बोला, आपको कोई गलतफहमी हो रही, जरा ठीक से देखिए इन्हें, ये ऐसे नहीं दिखते। तारा ने कहा, अरे अंकल, शकल से तो मैं और आप भी शरीफ दिखते हैं, पर सच तो हम दोनों ही जानते हैं न कि हम दोनों कितने शरीफ है। रॉय ने उसकी बात सुन मुंह बंद कर लिया था।
वो मन ही मन बोला, लिटिल डेविल आप हमारे बारे में क्यों कहने लगी? बॉस को अगर आपकी और अहान की शादी के बारे में पता चल गया तो पक्का इसी विला में जिंदा दफन कर दिया जाऊंगा मैं, इसलिए प्लीज सोच समझ कर बोलिए। फ्लो में गलती से भी अपनी शादी की बात मत कह दीजिएगा। तारा ने आगे कहा, रॉय अंकल आप नहीं थे न हमारे साथ मॉल में, इसलिए आपको नहीं पता है। ये मुझसे कह रहे थे कि मैं इन्हें अपना फूफा मानूं। बताओ कैसे आदमी है ये, मेरी बुआ जो है भी नहीं उन पर नजरें टिकाए बैठे हैं ये। सच में अगर सच में ये मेरे फूफा होते तो मैं आपका फूफा ही हूँ और ये आपके डैड यानी आपके बाबा सा है, राम ने बीच में ही कहा। उनकी आवाज थोड़ी ऊंची थी। वो दोबारा अपनी और दिशा के डाइवोर्स की बात नहीं सुन सकते थे, इसलिए उन्होंने तारा को बीच में ही सच बता दिया था। तारा उनकी बात सुन देवांश को देखने लगी थी। वर्षा ने कहा, तारा बाबा सा हमारे बॉयलिकल फादर है, मैं और तुम गलती से वाणी मम्मा के टमी में चले गए थे। क्या गलती से? ये कैसी गलती हुई? एक बार फिर से रॉय ने चिल्लाते हुए कहा। इस बार दिलीप उसे वार्निंग देते हुए बोले, दोबारा अगर तुम्हारे मुंह से क्या सुन लिया न तो जिंदगी भर क्या बोलने के लायक ही रहोगे। सारे दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगा तुम्हारे, इसलिए मुंह बंद करो और चुप से उनकी सारी बातें सुनो। दिलीप की धमकी सुनकर रॉय ने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और शरीफों की तरह तारा को देखने लगा। तारा कंफ्यूज होकर बोली, गलती से इनके टमी में चले गए थे मतलब? ये कैसे हो सकता है? उस वक्त हम चलते फिरते थोड़ी होंगे जो घूमते घूमते इनके टमी में चले गए। अवदान ने अब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, तारा यहाँ आकर बैठिए। तारा ने एक बार आशीष और फिर देवांश को देखा, फिर अवदान के बगल में जाकर आलती पलती कर बैठ गई। अवदान देवांश को देखते हुए बोले, अब अपनी बेटी को सारी बातें बताइए। देवांश ने हाँ में सिर हिलाया और तारा को देखते हुए कहा, ये सच है तारा, आप हमारी बेटी हैं, हमारा खून है आप। तारा जिसने अब तक अपनी पलकें झुका रखी थी, उसने झट से सिर उठाकर देवांश को देखा। देवांश उसकी नीली आंखें देखकर समझ गए थे कि तारा उनसे जानना चाह रही है कि वो उनका खून कैसे हो सकती है। देवांश ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, ये हमारे बेटे और आपके बड़े भाई नीरज है। उन्होंने नीरज के तरफ इशारा करते हुए कहा। तारा ने नीरज को देखा तो उसे उस दिन उसका खुद का केयर करना याद आया। देवांश ने आगे कहा, नीरज 28 साल के हैं। इनके जन्म के बाद हमने और हमारी पत्नी नित्या ने दूसरे बच्चे के लिए कोशिश की थी। हम दोनों को बेटी की चाह थी, पर नीरज के बाद नित्या भी बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रही थी। बहुत कोशिश करने पर 7 साल बाद ये दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी, पर 3 महीने बाद ही हमने अपना बच्चा खो दिया था। उसके बाद हम दोनों हॉस्पिटल गए थे। BYY CH46 अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ। तारा का विला। देवांश ने आगे कहा, हम दोनों उस वक्त हॉस्पिटल गए थे। वहां हमें एक डॉक्टर ने बताया कि हम IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए माता पिता बन सकते हैं। नित्या और हमें ये आइडिया सही लगा और हमने इसकी प्रोसेस शुरू की, पर उस डॉक्टर की गलती से मेरा स्पर्म वाणी जी में चला गया था। डॉक्टर ने हमें ये बात नहीं बताई थी। उसने फिर से मेरा स्पर्म लेकर नित्या को इंजेक्ट कर दिया था, पर हमने उस बच्चे को भी 2 महीने के अंदर ही खो दिया था। उसके बाद डॉक्टर ने नित्या को दोबारा प्रेग्नेंट होने से मना किया, क्योंकि इससे नित्या की जान खतरे में पड़ सकती थी। मैं और नित्या उसी दिन इंडिया छोड़कर 13 साल के लिए दुबई शिफ्ट हो गए थे, पर जब वापस आए तब हमें उस डॉक्टर के साथ काम करने वाली नर्स ने सारी बातें बताते हुए आशीष और वाणी के बारे में बताया और हमने इन्हें ढूंढ निकाला। देवांश बोलकर चुप हुए तो आशीष ने कहा, मैं और वाणी भी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए ही उस दिन हॉस्पिटल गए थे और गलती से आप दोनों हमारी जिंदगी में आ गई थी, पर इससे मुझे और वाणी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम दोनों खुश थे कि हम भी अब पेरेंट्स बनने वाले थे। मैंने मिस्टर राजपूत को ढूंढा था, पर जब मुझे पता चला कि मिसेस राजपूत प्रेग्नेंट है तो मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। उस वक्त अगर मुझे पता होता कि इन्होंने अपना बच्चा खो दिया है तो मैं और वाणी इन्हें आप दोनों के बारे में जरूर बता देते, पर शायद किस्मत में आप दोनों का हमसे मिलना लिखा था, इसलिए आप दोनों हमसे मिल गई। एक बार फिर से सबकी नजरें तारा पर टिक गई थी। रॉय और अहान समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है, इसलिए उन दोनों को तारा की फिक्र होने लगी। देवांश ने जैसे ही तारा की तरफ एक कदम बढ़ाया कि तारा जिसने सिर पलके झुका रखी थी, उसने कहा, इसका मतलब मेरे दादू नहीं है। उसने सिर घुमाकर अवदान को देखा और कहा, मैं आपकी पोती नहीं हूँ दादू, आप मेरे दादू नहीं हो। तारा का गला रूंध गया था, उसकी आंखें नम होने लगी थी। वो अब भी एक उम्मीद लिए अवदान से सवाल कर रही थी कि अवदान इस बात को नकार दे और कह दे कि वो यानी तारा उनकी अवदान की ही पोती है। अवदान ने उसे देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, आप रो नहीं सकती लिटिल डेविल। तारा खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं रो रही मैं, आप बताओ आप मेरे दादू हो ना। अवदान ने इस पर उससे अपनी नजरें फेरते हुए कहा, आप मेरी तारा है, आपके अंदर किसी का भी खून हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप हमारी वारिश है, इससे ज्यादा और कुछ जानने और याद रखने की जरूरत नहीं आपको। आप लिटिल डेविल है, आप ये एक बात अच्छे से अपने जहन में बैठा लीजिए। कहते हुए वो खड़े हो गए और लंबे डग भरते हुए बाहर निकल गए। तारा जल्दी से पीछे पलटी और दिलीप को देखते हुए बोली, दिलीप आप बताओ दादू मेरे दादू है ना, मैं उनकी ही पोती हूँ ना। दिलीप इतने सालों में आज दूसरी बार तारा के आंखों में आंसू देख रहे थे। उन्होंने अपनी हाथ की मुट्ठी कस रखी थी। तारा के आंसू उनके दिल को छली कर रही थी।
वो उसकी आंखों में देखते हुए बोले, खून के रिश्ते से बढ़कर दिल का रिश्ता होता है लिटिल डेविल। तारा नाक सिकुड़ते हुए बोली, आप फिल्मी डायलॉग मत चिपकाओ मुझ पर। वो सोफे से खड़ी हुई और तेजी से अपने कमरे में चली गई। सब उसे जाता देख रहे थे। सब इस बात से शॉक्ड थे कि तारा आशीष और वाणी से मिलकर भी नहीं रोई थी, पर ये जानकर कि वो अवदान की पोती नहीं है उसकी आंखें नम हो गईं। सबको समझने में देर नहीं लगी कि तारा के लिए अवदान कितने इम्पोर्टेंट है। शायद उसके लिए माँ बाप भाई बहन सब कुछ सिर्फ अवदान ही थे। एक और झटका सबको ये जानकर लगा था कि तारा ही वो लिटिल डेविल है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है। पर ये वाली तारा तो बिल्कुल अलग है। ये किसी भी एंगल से खतरनाक नहीं दिखती। पर कहते हैं न सबके दो चेहरे होते हैं। बस अभी इन सब का तारा के दूसरे चेहरे को देखना बाकी था। दिलीप ने एक गहरी सांस ली और सबसे कहा, तारा को लिटिल डेविल का टाइटल वारिश बनने पर नहीं मिला है। उन्होंने इस टाइटल को कमाया है। बचपन से ही उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, पर बॉस ने आज तक उनके सिर पर हाथ नहीं रखा है। उन्हें रिश्ते नाते समझ नहीं आते। उनके लिए बॉस उनका पूरा परिवार है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देवांश और आशीष ने हाँ में सिर हिला दिया था, पर दोनों के मन में कुछ बातें चल रही थी। उन दोनों की आंखें आहान पर टिकी हुई थी, जो सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद सारे लोग राजपूत बंगलो लौट गए थे। सब तारा को थोड़ा वक्त देना चाहते थे। सबके जाने के बाद आहान ने प्लेट में खाना परोसा और तारा के कमरे में चला गया। उसने डोर नॉक किया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आहान ने 2 बार नॉक किया, फिर कमरे के अंदर चला गया। अंदर जाने पर उसने तारा को देखा, जो बेड पर पेट के बल लेटी अपने पैरों को उठाए हिला रही थी। आहान उसके पास जाते हुए बोला, आप मुझसे भी नाराज हो गई है क्या स्टार? कहते हुए उसने टेबल पर खाने की प्लेट रख दी। तारा ने मुंह फुलाए हुए कहा, तुम जानते हो अनान, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती। तो फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आहान ने पूछा तो तारा उठकर बैठ गई। उसने आहान को देखा जो उसके पास ही खड़ा था। तारा ने उसके कमर पर हाथ लपेटे और सिर उठाकर उसे देखते हुए बोली, दादू, वो मेरे दादू नहीं है। आहान ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा, फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, उन्होंने आपको पाला है, वो आपके सब कुछ है। दिलीप नानू ने सही कहा है स्टार, खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। तारा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पकने लगी थी। आहान ने उसे खाना खिलाया और अपने कमरे में जाने लगा तो तारा ने उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी जरूरत है। मैं सैड हूँ न, इसलिए मेरे पास रहो। आहान ने उसे देखा, जो खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो जानता था तारा के दिमाग में इस वक्त सिर्फ अवदान ही घूम रहे हैं और वो कुछ तो कुछ जरूर करने वाली है। आहान ने कहा, बॉस विला में ही है, अगर उन्होंने मुझे और आपको साथ में देख लिया तो पता है न क्या होगा। तारा मुंह बनाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, तुम बेवजह डरते हो उनसे। आहान के होठों पर उसके क्यूट से एक्सप्रेशन देखकर न दिखने वाली मुस्कान आ गई थी। उसने प्लेट उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही तारा तेजी से उठी और जल्दी से जाकर डोर अंदर से लॉक कर दिया। उसने अपना लैपटॉप निकाला और उसे ऑन कर सोफे पर जाकर बैठ गई। इधर आहान को अवदान और दिलीप जाते हुए देख रहे थे। दोनों ने उन्हें तारा के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। अवदान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर दिलीप की आंखें उन पर ही टिकी हुई थी। वर्षा ने वापस आते ही वंश को कॉल किया और उसे सारी बातें बता दी। वंश के साथ मान भी उसके कैबिन में बैठा हुआ था। वंश ने जैसे ही कॉल कट किया, मान ने कहा, क्या कहा वर्षा ने? मान के पूछने पर वंश ने उसे सारी बातें बता दी। उसकी बात सुन मान अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल डेविल, अब तो और मजा आएगा, कल का दिन यादगार होने वाला है। तभी वंश का फोन रिंग हुआ। वंश ने कॉल रिसीव कर उधर की बात सुनी, फिर कॉल कट करते हुए मान से बोला, भाई आज डैड वापस आ रहे हैं। उसकी बात सुन मान मुस्कुराते हुए बोला, क्या टाइमिंग है डैड की, सही वक्त पर वापस आ रहे हैं वो। कल सबके साथ साथ उन्हें भी सरप्राइज मिलने वाला है। वंश ने उसे गौर से देखते हुए कहा, आप क्या करने वाले हो? मान ने उसे देखा और खड़ा होते हुए बोला, जो भी करने वाला हूँ कल पता चल जाएगा, कल तुम लाइव मूवी देखने का मजा लेना। कहकर मान मुस्कुराते हुए कैबिन से निकल गया। उसके जाने के बाद वंश ने खुद से कहा, आप जो भी करोगे पर होगा उल्टा ही। तारा कोई आम लड़की नहीं लगती है जो आपके जाल में फंस जाएगी। वो लिटिल डेविल है जिसके आगे बड़े बड़े लोग भी झुकते हैं। खैर कल आपको भी एक सरप्राइज मिलने वाला है। आई विश आप और मॉम कुछ गलत न करो। कहते हुए उसने अपना ड्रॉ खोला और एक फाइल खोलकर मुस्कुराते हुए उसे पढ़ने लगा। राजपूत इंडस्ट्री। नीरज और रोशन साथ में बैठे तारा और आहान के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज सुनकर दोनों ने एक दूसरे को बेचारगी से देखने लगे। नीरज ने कहा, तो क्यों मुंह बना रहा है? तेरा तो फिर भी अच्छा है, पर मेरा। तभी एक तेज आवाज के साथ डोर ओपन हुआ और दोनों दरवाजे की तरफ देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने लगे। CH-47, नीरज नैन्सी और रोशन रिमी। नीरज नैन्सी और रोशन रिमी। राजपूत इंडस्ट्री। नीरज और रोशन जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाते हुए डोर के पास खड़ी 2 बेहद खूबसूरत लड़कियों को देख रहे थे। उनमें से एक लड़की बेहद गुस्से में थी तो दूसरी लड़की शांत थी।
रोशन ने कहा, तेरा ठीक है, तेरी वाली तो कुछ नहीं कहती पर मेरी वाली तो मुझे पीटने पर उतर जाती है। नीरज ने कहा, इसका क्या करूं मैं, फालतू में गले पड़ गई है मेरे। नीरज के कहने पर रोशन ने उसे एक नजर देखा पर कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद नीरज के सामने नैसी सोफे पर बैठी हुई थी और रोशन रिमी को लेकर अपने कैबिन में चला गया था। नैसी पॉवेल और रिमी पॉवेल दोनों पॉवेल खानदान की बेटियां थी। पॉवेल खानदान भी एक नामी खानदान था। उनका बिजनेस भी पूरी दुनिया में फैला हुआ था। नैसी और रिमी सगी बहन थी, पर दोनों में फर्क था। नैसी रिमी से 2 साल बड़ी थी। वो 27 साल की थी और अपना फैमिली बिजनेस संभाला करती थी। उसे स्कूल टाइम से ही नीरज से बहुत प्यार था पर उसने कभी इस बात को रिमी के अलावा किसी से नहीं कहा था। पर एक दिन उसकी मम्मी ने दोनों बहनों को बातें करते सुन लिया और उन दोनों का रिश्ता नीरज और रोशन के साथ तय कर दिया। देवांश और नित्या के साथ राम और दिशा को भी दोनों लड़कियां पसंद थी, इसलिए उन्होंने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। पर नीरज को नैन्सी में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सबके सामने उससे नॉर्मल बिहेव करता था पर अकेले में उसका होना न होना उसके लिए बराबर था। नैन्सी हमेशा सूट पहने सिंपल रहा करती थी। उसे ज्यादा बातें करना भी पसंद नहीं था, या यूं कहे कि वो ज्यादा बोल ही नहीं पाती थी। जबकि रिमी के केस में उल्टा था। रिमी एक मॉडर्न लड़की थी। वो भी नैन्सी के साथ बिजनेस में हेल्प किया करती थी, पर उसे रोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर रोशन उससे बहुत प्यार करता था। नीरज ने नैन्सी को देखा और कहा, कुछ काम था, यहाँ ऑफिस क्यों आई हो? नैन्सी अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ते हुए बोली, माँ ने भेजा है, कल पार्टी में आप मिले नहीं तो। तुम झूठ भी बोलती हो, आंटी को मैं नहीं मिला था तो मासा ने उनसे बात कर ली थी, इसलिए उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नीरज ने अपना लैपटॉप ऑन करते हुए कहा। नैन्सी की आंखें भर आई थी। उसने पलकें उठाकर उसे देखा, जिसने एक बार भी उसे नहीं देखा था। नीरज का ऐसा बिहेव उसे हमेशा चुंभता था। उसने तो कभी नैन्सी को आंख उठाकर ठीक से देखा भी नहीं था। नैन्सी थोड़ी देर बैठी रही, फिर उठकर बोली, मैं चलती हूँ, ऑफिस भी जाना है। नीरज ने उसे बिना देखे हाँ में सिर हिलाया तो नैन्सी अपने आंसू कंट्रोल करते हुए बाहर निकल गई। दूसरी तरफ रिमी सोफे पर फैलकर बैठी हुई थी। उसका वजन थोड़ा ज्यादा था, जिसके वजह से उसके गाल फूले हुए और बहुत क्यूट नजर आते थे। वो सोफे पर बैठी एप्पल खाते हुए बोली, तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, अभी तक यही फालतू सा पेंट लगवा रखा है कैबिन में। तुम्हारे रूम का इंटायर तो अच्छा है न, मैं ऐसी बोरिंग दिखने टाइप वाले कमरे में नहीं रह सकती हूँ। रोशन, जो जब से वो आई थी उसे ही निहार रहा था, वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसा है तो चलो मेरे घर, मेरा कमरा देख लेना, फिर अगर पसंद न आए तो मैं चेंज करवा दूंगा। रिमी बोली, अरे ठीक याद दिलाया तुमने, माँ ने आते टाइम मुझसे कहा था कि कल मैं और दी तुम्हारे घर चले जाए। कल पूजा होनी है तुम्हारे घर में, जीजू को भी बता देना क्योंकि दी को पता नहीं है जो वो उन्हें बताएगी। रोशन मुस्कुराते हुए बोला, ओके मैं भाई को बता दूंगा, वैसे कल तुम कौन से कपड़े पहनकर आओगी? रिमी कंफ्यूज होकर बोली, कौन से कपड़े पहनकर आऊंगी से क्या मतलब, जो पहनती हूँ वही पहनूंगी, जीन्स टॉप फ्रॉक स्कर्ट बहुत से कपड़े हैं मेरे पास। उसकी बात सुन रोशन ने अपना सिर पीट लिया। वो उसे समझाते हुए बोला, ये सारे कपड़े तो तुम हमेशा पहनती हो, कल पूजा है तो कुछ इंडियन वेयर पहनकर आना। तुम्हें पता है न, हमारी एक और बहन भी हमें मिली है, कल की पूजा उसके लिए ही रखी गई है। रिमी ने अपना मुंह साफ किया और खड़े होते हुए बोली, कल का कल देखूंगी कि क्या पहनती हूँ, जैसा मूड करेगा मैं वैसा ही पहनूंगी। बाय द वे आई एम सो एक्साइटेड, वर्षा बहुत अच्छी है, अब कल देखते हैं तारा कैसी है। तुम्हारी जैसी है, पर वो कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार है, तुम दोनों का बहुत बनने वाला है, रोशन ने धीरे से कहा, जिसे रिमी सुन नहीं पाई। रिमी ने उसे खुद से बातें करते हुए देखा तो कहा, तुम खुद से ही क्या बातें करते रहते हो, जब देखो तब खुद में ही उलझे हुए रहते हो। मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं, और हाँ अपने ऑफिस वालों को बता दो कि हमारी शादी होने वाली, वो लोग हमें घुसने ही नहीं दे रहे थे, नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने मुझे रोका न, उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। रोशन ने उसे बीवाई करना चाहा, पर तब तक रिमी हवा की तरह उसके केबिन से निकल कर छू हो गई। उसे जाता देख रोहन सोफे पर सिर टिकाते हुए बोला, पता नहीं हम चारों का क्या होगा, भाभी को भाई पसंद है पर भाई को उनमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे तुम पसंद हो पर तुम्हें खुद से ही फुर्सत नहीं है। कहते हुए उसने अफसोस से आंखें बंद कर ली। तारा का विला। शाम होने को आई थी। तारा अपने गार्डन में वॉक कर रही थी। उसके हाथ में उसका फोन था और कान में ईयरबड लगे हुए थे। वो अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी। इस वक्त विला में तारा और रॉय के अलावा सिर्फ उसके बॉडीगार्ड थे। अवदान, दिलीप और रहान एक मीटिंग के लिए गए हुए थे। तारा बातें करते हुए पलटी की, उसे विला के अंदर मान की कार एंटर करते हुए दिखी। मान ने कार रोकी और अपने हाथ में एक फाइल लेकर उसके पास आने लगा। तारा ने उसे देख कॉल कट किया और वहां लगे चेयर पर बैठ गई। मान उसके पास आया और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए घमंड से बोला, हेलो मिस लिटिल डेविल, कैसी है आप? BYY CH48 बोली तो बिल्कुल पटाखा, बोली तो बिल्कुल पटाखा। पवेल निवास। रिमी नैसी के कमरे में थी। वो उसके बेड पर लेटी चॉकलेट खा रही थी। वहीं नैसी सोफे पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी।
रिमी ने कुछ सोचते हुए कहा, दी आपने जीजू से क्या बात की? अगर वो बात नहीं करते तो आप ही बात शुरू किया करो। वैसे मुझे पता है आप भी उनसे कुछ नहीं कह पाती होंगी, पर कोशिश तो किया करो। रिमी की बात सुन नैसी को नीरज का रूखा व्यवहार याद आया, पर वो झूठी मुस्कुराहट लिए बोली, हाँ बात हुई हमारी, पर मुझे ऑफिस जाना था इसलिए जल्दी निकल गई वहाँ से। वैसे हमें यूँ उनके ऑफिस जाकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रिमी बेड से उतरते हुए बोली, तो हम कौन सा अपनी मर्जी से गए थे वहाँ? हमें तो माँ ने भेजा था ना, उन्होंने कहा था, वरना मुझे भी रोशन से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब आप काम करो, मैं चली सोने, वरना मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। गुड नाइट कहकर उसने नैन्सी को साइड हक किया, फिर कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद नैन्सी की आंखें फिर से नम हो गई थी, पर फिर उसने अपने आंसू साफ किए और अपने काम में लग गई। अगली सुबह सबने तारा को राजपूत बंगलो जाने के लिए मना लिया था। तारा ने भी सच को एक्सेप्ट कर लिया था और अपने कमरे में रेडी हो रही थी। आहान ने उसके लिए लाल रंग का बहुत खूबसूरत अनारकली सूट मंगवाया था। तारा कपड़े बदलकर बेड पर बैठी अपने फोन में कुछ कर रही थी। तभी बाहर से आहान ने डोर नॉक किया। तारा ने अंदर आने को कहा तो आहान अंदर चला आया। अंदर आते ही उसने आंखें बंद की और उसके तरफ पीठ करते हुए बोला, स्टार आप अब तक रेडी क्यों नहीं हुई है? तारा ने फोन से नजरें हटाई और उसे देखते हुए बोली, मैं फोन में ढूंढ रही हूँ कि शूट में किस तरह की हेयर स्टाइल करनी चाहिए और किस तरह की रेडी हूँ। पहली बार ऐसे कपड़े पहन रही हूँ ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। पर तुमने मुंह क्यों घुमा लिया? मैंने तो कपड़े पहनने हैं। आहान ने एक गहरी सांस छोड़ी और सोफे पर से उसके दुपट्टे को उठाकर तारा के कंधों पर डालते हुए बोला, सूट पर हमेशा दुपट्टा लिया कीजिए, बिना दुपट्टे के सूट का लुक अच्छा नहीं आता। बेचारा अब वो कैसे तारा को सच कहता कि उसके सूट का गला डिप है, जिसे देखकर वो पलट गया था। पर इतनी समझ अब तक तारा में आई ही नहीं थी। वो आहान के सामने बिल्कुल फ्री रहा करती है, जैसे उसने तो उसे बचपन से ही अपना पति मान लिया हो, जिसके सामने वो कुछ भी पहन कर जा सकती थी। तारा ने उसे मुंह बनाकर देखा तो आहान ने कहा, आइए मैं रेडी कर देता हूँ आपको। उसकी बात सुन तारा खुश होते हुए बोली, तुम रेडी करोगे मुझे? फिर मुंह बनाते हुए बोली, पर मैंने तो कल भी कहा था कि तुम ही रेडी कर दो, पर तुमने तो उस ब्यूटिशियन को भेज दिया था। आहान ने उसकी बात का कोई जवाब दिया। उसने उसे मिरर के सामने टेबल पर बैठाया और ड्रॉ से झुमके निकालकर उसे पहनाते हुए। तारा झुमके देखकर बोली, ये कब आया यहाँ? मैंने तो नहीं देखा इसे। आहान ने कंघी उठाते हुए कहा, कल ही मैच से रखवाया था मैंने, पर पता नहीं कल आप किस सोच में गुम थी और गार्डन से अंदर आ ही नहीं रही थी। कल का जिक्र सुनकर तारा के होठों पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी, जिसे आहान देख नहीं पाया था। उसे अपनी और मान की बातें याद आई और वो मन ही मन बोली, आज तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा मिस्टर मान कपाड़िया। मुझसे तारा सूर्यवंशी से चालाकी करने आए थे न तुम? आज तुम्हें शॉक्ड पर शॉक्ड न दिया तब कहना। आहान ने उसे रेडी किया और उसके दुपट्टे पर पिन लगाकर बोला, अब आप खुद को देखिए, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है न आपसे? तब तक मैं आपकी जूती लेकर आता हूँ। आहान बेड से दूसरी तरफ गया जहाँ उसने तारा के जूतियों को रखा था। तारा ने खड़ी हुई और खुद को मिरर में देखने लगी। आहान ने उसके बालों को खुला छोड़ रखा था, आंखों में काजल, होठों पर लिप बाम, लाइट मेकअप, कानों में झुमके। वो बला की खूबसूरत लग रही थी, पर उसे कुछ कमी सी लग रही थी। तब तक आहान आया और उसके पैरों में जूती पहनाते हुए बोला, सब सही है ना? कुछ छूटा न हो तो चले, वरना हम लेट हो जाएंगे। कहकर वो खड़ा हुआ और खुद से तारा को चेक करने लगा। तारा ने खुद को उसे दिखाते हुए कहा, कुछ छूट रहा है ना नान? कुछ कमी सी लग रही है। आहान ने उसके माथे को देखा, फिर एक व्हाइट स्टोन की छोटी सी बिंदी लेकर उसके माथे पर लगाकर बोला, इसकी कमी थी, अब देखिए खुद को। तारा ने खुद को देखा। वाकई बिंदी लगाकर वो कतई जहर लगने लगी थी। आज तो जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। आहान ने भी कुछ पल उसके बेहद खूबसूरत दिख रहे चेहरे को देखा, फिर कहा, अब सब सही है तो चले। तारा ने हाँ में सिर हिलाया तो दोनों कमरे में से बाहर निकल आए। आहान ने तारा के पैरों में पहनने के लिए पायल भी दी थी, जिसकी आवाज सुन हॉल में खड़े अवदान, दिलीप और रॉय ने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो उन तीनों की नजरें तारा और उससे 2 सीढ़ियां पीछे चल रहे आहान पर टिक गई। आहान ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। तारा और आहान इस वक्त बिल्कुल मैड फॉर ईच अदर लग रहे थे। उनकी जोड़ी कमाल की लग रही थी। तारा ने अवदान को देखा तो वो जल्दी से भागते हुए उसके पास आई और बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? मस्त लग रही हूँ ना? बोली तो बिल्कुल पटाखा। पटाखा सुन रॉय और दिलीप मुस्कुराने लगे थे। वही अवदान ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ऐसे वर्ड्स कहाँ से सीखती है आप? तारा ने कहा, क्यों, क्या मैं पटाखा नहीं दिख रही? रॉय अंकल ने कहा था कि इंडिया में पटाखा कहने का मतलब होता है कि वो बहुत खूबसूरत दिख रही है, तो क्या मैं खूबसूरत नहीं दिख रही? अवदान ने पलटकर रॉय को घूर कर देखा। रॉय ने घबराहट से सिर झुका लिया था। तारा पक्का किसी दिन उसे सूली पर चढ़ा देगी। उसने तो उसके पूछने पर सच ही कहा था, पर उस बेचारे को क्या पता था कि तारा यूं सबके सामने उसे शेर के सामने खड़ी कर देगी। रॉय अपनी सफाई देता उससे पहले अवदान उसे गुस्से से घूर कर बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद रॉय ने एक राहत की सांस ली ही थी कि तारा ने दिलीप और आहान से पूछ दिया। वो तो बिना बताए ही चले गए। कोई बात नहीं, आप दोनों बताओ, मैं पटाखा नहीं लग रही क्या? तारा ने बड़ी मासूमियत से पूछा था।
जिसे सुन दिलीप हल्का मुस्कुराते हुए बोले, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। उन्होंने भी रॉय को घूर कर देखा, फिर पलटकर बाहर निकल गए। अब सिर्फ अहान और रॉय ही बचे थे। तारा अब अहान को सवालिया निगाहों से देखने लगी थी। रॉय ने उन्हें देखा तो उसका सारा डर छू मंतर हो गया और वो अहान से मुस्कुराते हुए बोला, अहान अब तुम बताओ, तुम्हारी बीबी पटाखा लग रही है या नहीं? CH49, अनान मुझे भी बेबी चाहिए। अनान मुझे भी बेबी चाहिए। तारा का विला। अहान अपना सलाइवा गटकते हुए तारा को देख रहा था। रॉय वहां से बहुत पहले ही खिसक चुका था। उसे चुप देख तारा गोल घूमते हुए बोली, अनान बोलो न, कैसी लग रही हूं मैं? अहान सिर हिलाते हुए बोला, खूबसूरत लग रही है आप। कहते हुए उसने झट से अपना फोन निकाला और झूठ मूठ का कॉल पर बात करने की एक्टिंग करते हुए बाहर निकल गया। उसे जाता देख तारा ने आंखें छोटी कर ली थी। वो खुद से ही बोली, बहुत भागते हो न तुम मुझसे, देखना एक दिन तुम मेरे पीछे भागोगे पर मैं हाथ नहीं आऊंगी। कहते हुए उसने अपने बाल झटके और वो भी बाहर आ गई। अवदान और दिलीप जा चुके थे। रॉय ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और अहान उसके बगल में बैठा था। तारा बाहर आई तो उसके गार्ड ने कार की बैक सीट का डोर खोल दिया। तारा अपने कपड़े संभालते हुए कार में बैठी, फिर गार्ड ने डोर बंद किया और रॉय ने कार स्टार्ट कर राजपूत बंगलों की तरफ कार घुमा ली। आधे घंटे बाद रॉय ने कार एक सिग्नल के पास रोकी। सुबह का वक्त था इसलिए ट्रैफिक जाम थी। उनकी कार के बगल में कुछ बाइक थी और उन बाइक्स के बीच में एक क्यूट सा करीब 5 साल का बच्चा स्कूल ड्रेस पहने अपने पापा के पीछे बैठा हुआ था। तारा ने उस बच्चे को देखा तो उसने विंडो के शीशे को नीचे किया और अपना सिर बाहर निकालकर आसपास देखने लगी। वहां और भी कई सारे स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे थे। तारा उन सब क्यूट बच्चों को देखते हुए बोली, अनान। अहान अपने फोन में कुछ देख रहा था। उसने स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए ही हम्मम कहा था तो तारा की आवाज आई, अनान मुझे भी बेबी चाहिए और वो भी उस क्यूट बच्चे की तरह बेटा चाहिए। तारा की फरमाइश सुनकर अहान के साथ साथ रॉय के भी होश उड़ गए थे। अहान ने बहुत मुश्किल से सिर घुमाकर रॉय को देखा तो रॉय झट से विंडो के बाहर देखने लगा। अहान के लिए ये सिचुएशन वहां टिफू वाली हो गई थी। वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा था कि तारा ने फिर से कहा, अनान बोलो न, हमारा बेटा कब आएगा? इस बार अहान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था कि वो कैसे क्या बोलकर तारा को चुप करवाए। तभी बाहर से एक लड़के की सीटी बजाने की आवाज आई। आवाज सुनकर अहान के साथ साथ रॉय ने भी पलट कर देखा तो दोनों की आंखें सर्द हो गई। तारा की विंडो के पास 2 लड़के बाइक पर सवार थे। दोनों तारा को अपनी गंदी नजरों से देख रहे थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, ओह जानेमन, बेटा चाहिए तो हमें बोलो न, हम अभी तुम्हें बेटा दे दे। रॉय की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई थी पर फिर उसने अहान को देखा जिसने अपने फोन को कसकर पकड़ रखा था। उसे देख रॉय ने फिर तारा को देखा जो पलके झपकाते हुए उन लड़कों को अजीब नजरों से देख रही थी। तारा कुछ सोचते हुए बोली, तुम दोनों क्या मुझे छेड़ रही हो? उसकी बात सुन दोनों लड़कों की हंसी गायब हो गई थी। दोनों एक दूसरे की शकल देखने लगे थे। ऑफ कोर्स वो दोनों उसे छेड़ ही रहे थे, झुंझुना थोड़ी बजा रहे थे। पहले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हम छेड़ नहीं रहे हैं, हम तो बस। तभी अहान कार से बाहर निकलकर उनके पास गया और उस लड़के के कांधे पर हाथ रखकर कोल्ड वॉइस में बोला, हम तो बस क्या? अहान को देखकर दोनों लड़के घबरा गए थे। अभी उसका हैंडसम चेहरा बहुत खतरनाक दिख रहा था। अहान को देखकर तारा ने अपना सिर पूरी तरह विंडो से बाहर निकाला और खुश होते हुए बोली, बोलो बोलो, जवाब दो, मेरे पति को छेड़ नहीं रहे थे तो क्या कर रहे थे? थोड़ी देर बाद रॉय अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए ड्राइव कर रहा था। वही तारा हंसते हुए अहान को देख रही थी। वो उसे छेड़ते हुए बोली, अनान क्या डायलॉग मारा था अभी तुमने? जिंदा रहना चाहते हो तो सुधर जाओ वरना वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। तारा ने जैसे ही कहा वैसे रॉय की हंसी छूट गई। अहान ने दोनों को घूर कर देखा तो दोनों अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। रॉय अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, यहाँ आकर तुम दोनों की लैंग्वेज बिगड़ने लगी है। अहान, लिटिल डेविल का समझ में आता है पर तुम कब से ऐसी बातें करने लगे? अहान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और बाहर देखने लगा। तभी तारा को कुछ याद आया और वो रॉय से बोली, रॉय अंकल वो देखो खूबसूरत लड़की। रॉय झट से बाहर देखते हुए बोला, कहाँ है? तभी तारा झट से आगे झुकी और अहान के गाल पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, भूल गई थी, आज का तो बाकी ही रह गया था। अहान की आंखें बाहर आने को हो आई थी। उसने पलट कर तारा को देखा तो तारा ने एक क्यूट सा स्माइल उसे पास कर दिया। रॉय वापस सामने देखते हुए बोला, कहा कोई लड़की थी लिटिल डेविल? तारा ने जवाब दिया, शायद वो आपके नसीब में नहीं थी इसलिए आपको नहीं दिखी। कोई बात नहीं, जो आपके नसीब में होगी वो आपको दिखी जाएगी। रॉय ने हाँ में सिर हिलाया और कार राजपूत बंगलों के अंदर एंटर किया। उसने दरवाजे के पास कार रोकी तो तारा झट से कार से उतरकर बाहर निकल गई। रॉय भी अपना सीट बेल्ट खोलने लगा कि उसकी नजर अहान के गाल पर गई जहां तारा के लिपस्टिक का निशान बन चुका था, पर जब तब वो उसे बोल पाता अहान कार से उतर गया था। उसे जाता देख रॉय ने अपना सिर पीट लिया। दरवाजे पर तारा का स्वागत करने के लिए पूरा परिवार खड़ा था। नित्या ने एक मैट से कहा, आरती की थाल लाइए।
वो मैच जाने को हुई कि नैसी ने कहा, मैं लेकर आती हूँ। नित्या ने सिर हिलाया तो वो अंदर चली गई, पर जैसे ही वो मंदिर के पास जाने को हुई कि किसी से टकरा गई। क्या होने वाला है? राजपूत बंगलो। नैसी किसी की बाहों में लटकी हुई थी। गिरने के डर से उनके अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे महसूस हुआ कि वो गिरी नहीं, तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसकी नजर नीरज के आंखों से जा टकराई। नीरज ने उसे कमर से पकड़ रखा था। नैसी उसे देख जल्दी से सीधी हुई और उससे 4 कदम पीछे होते हुए बोली, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। नैसी को बहुत टेंशन हो रही थी। उसे लगने लगा था कि नीरज उसे फिर से डांटेगा, पर उसे खबर नहीं थी कि नीरज की नजरें तो मानो उसके खूबसूरत चेहरे पर जम सी गई थी। नैन्सी ने आज हल्के लाल रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहन रखा था। रिमी और उसकी मां ने मिलकर नैन्सी को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया था। नैन्सी के होठों पर रेड लिपस्टिक लगी हुई थी, लाइट मेकअप, कानों में डायमंड इयर रिंग, हाथों में चूड़ियां, खुले लंबे बालों में वो आज हर दिन से बिल्कुल अलग दिख रही थी। आज तो उसकी खूबसूरती का जादू नीरज पर चल गया था, इसलिए वो एकटक बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। तभी पीछे से रोशन आया। उसने नैसी को देखा तो वो उसके पास जाकर बोला, वाओ भाभी, यू लुकिंग गॉर्जियस। नैसी ने उसे एक स्माइल पास की, फिर जल्दी से वहां से भाग गई। उसे फिर से नीरज से बातें नहीं सुननी थी। उसके जाने के बाद रोशन ने नीरज को देखा, जो पलटकर नैन्सी को देख रहा था। उसे देख रोशन मुस्कुराते हुए उसके कान में बोला, भाई, भाभी हमेशा से खूबसूरत रही है, पर लगता है आज पहली बार आपने नोटिस किया। रोशन की बात सुन नीरज सेंस में आया और अपनी नजरें चुराने लगा। रोशन ने सच कहा था, नीरज ने आज पहली बार नैन्सी को नोटिस किया था और पहली बार में ही नैन्सी उसके दिल में उतर गई थी। रोशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले जाते हुए बोला, चलो भी भाई, भाभी को बाद में देख लेना, मुझे भी अपनी रिमी को देखना है। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ दरवाजे पर ले आया। नैसी ने भी आरती की थाल उठाई और वो भी सबके पास आ गई। तारा दरवाजे पर खड़ी सबको पलके झपकाते हुए देख रही थी। उसने वर्षा को देखा, जो बहुत खुश नजर आ रही थी। उसे देख तारा के होठों पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई, वरना उसे रिश्तों की उतनी समझ नहीं थी। उसे अब भी सबके मिलने की खुशी से ज्यादा इस बात का दुख था कि अवदान ने उसे अपनी पोती नहीं कहा था। आहान तारा से कुछ दूरी पर खड़ा था। रॉय उसे कहने को आने लगा कि वंश की नजर आहान के गाल पर गई। उसके गाल को देखकर उसकी आंखें भी बड़ी हो गई थी, पर कहीं न कहीं उसे खुशी भी हो रही थी। वो आहान के पास गया और उसके बगल में खड़ा होते हुए धीरे से बोला, आपके गाल पर लिपस्टिक लगी हुई है, साफ कर लीजिए वरना हमारे दोनों साले जल भुनकर राख हो जाएंगे। आहान ने सिर घुमाकर उसे देखा तो वंश ने उसके गाल के तरफ इशारा किया। उसका इशारा देख आहान समझ गया और जल्दी से अपने गाल को साफ करने लगा। नैन्सी ने नित्या को थाल दी तो वो तारा की आरती करने को हुई, पर उससे पहले तारा ने कहा, ये आप क्या कर रही है? नित्या ने प्यार से कहा, आप पहली बार अपने घर आ रही है न, इसलिए हम आपकी आरती कर रही हैं। नित्या की बात सुन तारा कुछ सोचने लगी, फिर उसने नित्या से कहा, एक मिनट, बस एक मिनट रुकिए। कहते हुए वो जल्दी से आहान के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए नित्या के पास ले आई। आहान के गाल से अब तक लिपस्टिक पूरी तरह साफ नहीं हुई थी, पर सबके सामने वो बेचारा अपने गाल को साफ भी नहीं कर सकता था। तारा नित्या को आहान से मिलाते हुए बोली, ये मेरा अनान है, इसकी भी आरती कीजिए, ये भी तो पहली बार यहाँ आया है। नित्या और बाकी सब ने अब तक आहान को नोटिस नहीं किया था, पर जैसे ही सबने उसे देखा सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी देवांश ने सबको शांत रहने का इशारा किया। उसका इशारा देख किसी ने कुछ नहीं कहा। नित्या ने तारा और आहान दोनों की आरती की, फिर उन्हें अंदर आने को कहा। तारा आहान का हाथ पकड़े हुए ही अंदर जा रही थी, पर आहान ने धीरे से उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़वाया और 2 कदम पीछे हो गया। तारा ने पलटकर उसे देखा तो उसने उसे जाने का इशारा किया। तारा ने इस पर कोई सवाल नहीं किया। वो जानती थी आहान सबके सामने तो क्या अकेले में भी उसके करीब, उसके पास नहीं आता था। पंडित जी आ चुके थे, इसलिए नित्या तारा को ले मंदिर के पास चली गई थी। तभी वहां अवदान और दिलीप की कार आकर रुकी। दोनों कार से बाहर आए और दोनों अंदर जाने को हुए कि दोनों की नजर आहान के गाल पर पड़ी। आहान आंखें नीचे किए खड़ा था, इसलिए उसने उनकी नजरों को खुद पर नहीं देखा, पर देवांश और बाकी सब ने उनकी नजरों का पीछा करते हुए आहान के गाल को देख लिया। रॉय ने उन सबको देखकर अपना सिर पीटते हुए मन में बोला, आहान तू गलती पर गलती कर रहा है, तेरे चक्कर में मैं भी रेस्ट इन पीस बन जाऊंगा। तभी वर्षा और महक वहां आते हुए बोली, पूजा स्टार्ट हो गई, आप सब अंदर चले आइए। देवांश ने सिर हिलाया और अवदान को देखा तो अवदान ने बिना कुछ कहे अपने कदम अंदर के तरफ बढ़ा दिए। उनके पीछे बाकी सब भी अंदर चले गए। आहान भी अंदर जाने को हुआ कि उसका फोन रिंग हुआ। कॉल कनाडा से था, इसलिए उसने कॉल पिक किया और गार्डन के तरफ चला गया। उसके जाते ही वहां एक व्हाइट कार आकर रुकी, जिसमें से मान, मोनिका और उनके पापा उतरकर बंगलों के अंदर चले गए। सारे लोग पूजा में बैठे थे, इसलिए मान और मोनिका भी सबके साथ बैठ गए, पर दोनों माँ बेटे के होठों पर एक विनिंग स्माइल थी। मान के पास एक पेपर था, जिसे देख वो मुस्कुराए जा रहा था। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई तो नित्या तारा को सबसे मिलवाने लगी।
सबसे मिलवाते हुए वो मान मोनिका और उनके पापा के पास आई। तारा मिस्टर कपाड़िया को देखकर खुश हो गई थी। वो कुछ कहने को हुई कि मान ने तारा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खड़ा कर लिया। उसे ऐसा करते देख सब हैरान रह गए थे, पर तारा की आंखें सर्द हो गई थी। उसे किसी का भी छूना पसंद नहीं था, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे ह्यूमन टच पसंद नहीं था। दिलीप ने अवदान से धीरे से कहा, बॉस हमें इन्हें रोकना चाहिए, वरन कहीं लिटिल डेविल इस लड़के को डोट। अवदान सोफे पर बैठते हुए बोले, फिलहाल वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। दिलीप पर लगता है आज इस लड़के की अक्ल ठिकाने लगने वाली है। दिलीप ने परेशान होते हुए कहा, पर आहान, उसका क्या? अवदान धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, हमने पहले भी कहा है दिलीप जैसे तारा के लिए आहान है वैसे ही आहान के लिए तारा है। तुम घबराओ मत, आज तारा उसका हिसाब ले लेगी। दिलीप ने आगे कुछ नहीं कहा, पर उन्हें आहान की टेंशन होने लगी थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगे थे। नीरज ने हल्के गुस्से से कहा, मान ये क्या बातामीजी है? हाथ छोड़ो हमारी बहन का, वो वर्षा नहीं तारा है और तुम्हारा दोनों में से किसी पर भी कोई हक नहीं है। मान मुस्कुराते हुए बोला, आई नो ये वर्षा नहीं तारा है और मेरा हक है इसका हाथ पकड़ने का। आफ्टर ऑल शी इज माई वाइफ। वॉट? रॉय ने चिल्लाते हुए कहा। दिलीप उसे घूरते हुए बोले, तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक देना जरूरी है? हर बार क्या व्हाट क्यों करते रहते हो? रॉय हैरानी से बोला, अरे ये लड़का क्या बोल रहा है? लिटिल डेविल इसकी वाइफ कैसे हो सकती है? मान कुछ कहने को हुआ कि तारा ने कहा, ये सच कह रहा है, पर इसे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। कहते हुए उसने मान के हाथ को अपने दूसरे हाथ से कसकर पकड़ा, जिससे मान के चेहरे पर दर्द के भाव दिखने लगे।